लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुबह उस दिन किसी बेचैन नदी की तरह बह रही थी। शीशे की दीवारों पर धूप हल्के सुनहरे रंग में चिपकी हुई थी और भीतर लोगों के कदमों, घोषणाओं, ट्रॉलियों और मोबाइल की घंटियों का एक बेमेल संगीत गूंज रहा था। उसी भीड़ में अनन्या मिश्रा अपनी पुरानी नीली साड़ी का पल्लू संभालती हुई धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थी। उसके कंधे पर खादी का घिसा हुआ झोला था, जिसमें कुछ कागज, पिता की दवाइयों की पर्ची और एक छोटी सी गीता रखी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में ऐसा संयम था जो केवल उन लोगों में आता है जिन्होंने अपमान को बचपन से रोटी की तरह चबाया हो। बनारस से रात की बस पकड़कर वह सुबह सुबह लखनऊ पहुंची थी, क्योंकि मुंबई जाने वाली उड़ान उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी। उसके पिता देवेंद्र मिश्रा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से उसका माथा छूकर कहा था, बेटी, सच की राह में कपड़े नहीं, हिम्मत देखी जाती है। वही वाक्य उसके भीतर दीपक की तरह जल रहा था। प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षा कर्मचारी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी गलत जगह आ गई हो। उसने टिकट और पहचान पत्र आगे बढ़ाया, पर आदमी की नजर पहले उसके झोले पर गई, फिर उसके सस्ते चप्पलों पर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जिसमें शिष्टाचार कम और तिरस्कार अधिक था। कहाँ जाना है तुम्हें? उसने पूछा, जैसे सामने कोई यात्री नहीं, दया मांगने आई कोई स्त्री खड़ी हो। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मुंबई, सरकारी काम से जाना है। उसके शब्दों में विनम्रता थी, पर झुकाव नहीं। कर्मचारी ने टिकट देखा, फिर भौहें सिकोड़ ली। सरकारी काम? उसने पास खड़ी महिला कर्मचारी की ओर देखकर धीमे से हंसी दबाई। आजकल हर कोई सरकारी काम बोल देता है। बैग खोलो। अनन्या ने बिना विरोध झोला खोला। भीतर से फाइल निकली, जिस पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मुहर लगी थी। सुरक्षा कर्मचारी ने मुहर देखी तो एक पल को ठिठका, पर अपने संशय को अहंकार से ढंकते हुए बोला, यह सब असली है या फोटोस्टेट का खेल? आसपास खड़े कुछ यात्रियों की निगाहें अब उसकी ओर मुड़ने लगी थीं। अनन्या के गालों पर अपमान की हल्की आग दौड़ी, मगर उसने अपनी आवाज नहीं टूटने दी। आप जांच कर सकते हैं, उसने कहा, मुझे केवल समय पर अंदर जाना है। उसके मन में पिता का चेहरा तैर उठा, जिनकी सांसें रात भर भारी चलती रही थीं। वह जानती थी कि यह यात्रा केवल नौकरी या पद की यात्रा नहीं थी। यह उस सच्चाई की ओर पहला कदम था जिसे उसके परिवार ने 15 वर्षों तक चुपचाप ढोया था। पर उस क्षण वह अपने भीतर के तूफान को आंखों के पीछे छिपाए खड़ी रही। महिला कर्मचारी ने उसकी फाइल के पन्ने उलटते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी मुहरें लेकर कैसे घूमते हैं, समझ नहीं आता। यह वाक्य सुनकर अनन्या के भीतर कुछ छटक गया, पर उसने केवल इतना पूछा, मेरे जैसे लोग कौन होते हैं मैडम? आसपास खड़े यात्रियों में से कुछ ने गर्दनें उठा दी, किसी ने मोबाइल नीचे कर दिया, किसी ने उत्सुकता से कान लगाए। महिला कर्मचारी एक क्षण को असहज हुई, फिर बोली, मतलब पहले सत्यापन होगा। नियम सबके लिए है। नियम का नाम लेकर अपमान को छिपा लिया गया। इसी बीच सफेद कमीज, गहरे कोट और चमचमाते जूतों में राघव भाटिया वहां आया। उसके आने से कर्मचारियों की मुद्रा बदल गई। किसी ने तुरंत सलाम किया, किसी ने रास्ता साफ किया। वह इस हवाई अड्डे का प्रबंधक था और उसकी चाल में वह पुराना घमंड था जो पद से नहीं, दूसरों को छोटा मानने की आदत से पैदा होता है। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई दोष खोज रहा हो। क्या मामला है? उसने पूछा। कर्मचारी ने तुरंत कहा, सर, यह लड़की संदिग्ध दस्तावेज लेकर अंदर जाना चाहती है। राघव ने फाइल हाथ में ली और बिना ध्यान से पढ़े पन्नों को उलटने लगा। उसकी नजर जब अनन्या के नाम पर पड़ी तो बहुत हल्की सी सिकुड़न उसके माथे पर आई, पर वह क्षण भर में गायब हो गई। अनन्या मिश्रा, उसने धीमे से दोहराया। नाम उसके भीतर किसी बंद कमरे की कुंडी छू गया था, पर वह कुंडी अभी खुली नहीं। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें किसने बुलाया है? अनन्या ने उत्तर दिया, मुझे दिल्ली कार्यालय से निर्देश मिला है। मुंबई में रिपोर्ट करना है। सत्यापन कोड फाइल में है। राघव ने हंसते हुए पन्ना बंद कर दिया। दिल्ली कार्यालय? उसकी हंसी में ऐसी ठंडक थी जो सामने वाले को कपड़ों से नहीं, हड्डियों तक ठंडा कर देती है। बेटी, हवाई अड्डा कोई बस अड्डा नहीं है।
जहां कोई भी झोला उठाकर चला आए। यहां प्रोटोकॉल होता है, पहचान होती है, स्तर होता है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सम्मान भी होना चाहिए सर। यह सुनते ही आसपास खामोशी गहरी हो गई। राघव को पहली बार लगा कि यह लड़की डर नहीं रही है। उसने फाइल वापस देने के बजाय अपनी उंगलियों के बीच दबा ली। तमीज सिखा रही हो मुझे? उसने कहा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अनन्या ने धीरे से कहा। जी, आप प्रबंधक हैं, इसीलिए आपसे अधिक संयम की अपेक्षा है। यह वाक्य तीर की तरह लगा। राघव का चेहरा कठोर हो गया। उसने कर्मचारियों की ओर देखा, मानो वे उसकी प्रतिष्ठा का भार उठाने के लिए खड़े हों। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसे लोग नियम नहीं समझते। 2 कागज और एक मोहर मिल जाए तो खुद को अधिकारी समझने लगते हैं। भीड़ में एक आदमी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है कोई झूठा केस है। दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला ने दया से अनन्या को देखा, पर आगे न बढ़ सकी। अनन्या ने अपने दोनों हाथ कसकर जोड़ लिए ताकि उनका कांपना कोई न देख सके। उसके भीतर बचपन की स्मृतियां जागने लगीं। मां का चुपचाप आंसू पोंछना, पड़ोसियों की फुसफुसाहट, पिता का टूटा हुआ सम्मान। उसे लगा जैसे वही पुराना अदालत रहित फैसला फिर सुनाया जा रहा हो, जहां गरीब को पहले दोषी मान लिया जाता है और बाद में पूछा जाता है कि सच क्या है। राघव ने उसके झोले में रखी दवाइयों की पर्ची उठा ली। ये क्या है? उसने पूछा। अनन्या ने तुरंत हाथ बढ़ाया। मेरे पिता की पर्ची है, कृपया उसे रहने दीजिए। राघव ने पर्ची को देखा, फिर व्यंग्य से कहा, पिता बीमार हैं, सरकारी काम है, जरूरी उड़ान है, कहानी तो पूरी है। यह सुनते ही अनन्या की आंखों में पहली बार नमी चमकी। उसने पर्ची वापस लेते हुए कहा, गरीब आदमी की जिंदगी आपको कहानी लग सकती है सर, पर वही उसकी सच्चाई होती है। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें वर्षों का लहू बोल रहा था। राघव को लगा कि भीड़ अब केवल तमाशा नहीं देख रही, कुछ लोग लड़की की ओर झुकने लगे हैं। उसने तुरंत अपने अधिकार की दीवार ऊंची की। इसे होल्ड एरिया में ले जाओ, उसने आदेश दिया। जब तक दस्तावेज सत्यापित न हो, इसे बोर्डिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। अनन्या ने घड़ी देखी। उड़ान में केवल 45 मिनट बचे थे। उसके होंठ सूख गए, लेकिन उसने विनती नहीं की। वह जानती थी कि विनती कई बार अत्याचारी को और बड़ा बना देती है। उसने केवल कहा, आप लिखित कारण दे दीजिए सर। लिखित कारण? राघव ने तीखी हंसी हंसी। तुम कानून भी जानती हो? अनन्या ने उत्तर दिया, थोड़ा सा, उतना जितना एक नागरिक को अपने सम्मान के लिए जानना चाहिए। यह सुनकर महिला कर्मचारी ने नजरें झुका लीं। सुरक्षा कर्मचारी असमंजस में पड़ गया। राघव ने फाइल को मेज पर पटका। पन्नों का कोना मुड़ गया। अनन्या की सांस अटक गई, जैसे किसी ने उसके पिता की पुरानी तस्वीर पर पैर रख दिया हो। वह फाइल केवल कागज नहीं थी, उसके परिवार की राख से उठती हुई आखिरी उम्मीद थी। भीड़ में अब मोबाइल कैमरे उठने लगे थे। कोई धीरे से रिकॉर्ड कर रहा था। राघव ने यह देखा तो और चिढ़ गया। फोन बंद करिए, उसने आसपास कहा, यह सुरक्षा मामला है। पर एक किशोर ने कैमरा छिपाकर चालू रखा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा जैसे ईश्वर भीड़ के बीच खड़ा होकर देख रहा है कि कौन अन्याय के सामने चुप रहता है और कौन आवाज उठाता है। उसके भीतर दादी शांताबाई की आवाज गूंजी, कर्म कभी खोता नहीं बेटी, वह लौटता है, बस उसका रास्ता लंबा होता है। होल्ड एरिया की ओर ले जाते समय अनन्या ने शीशे की दीवार से बाहर खड़े विमानों को देखा। वे धूप में चमक रहे थे, मानो आकाश की ओर बुला रहे हों। बचपन में वह पिता के साथ हवाई पट्टी के बाहर खड़ी होकर विमान देखा करती थी। पिता कहते थे, हर उड़ान भरोसे पर चलती है, एक छोटा पैंच भी झूठ बोले तो सैकड़ों जानें रो पड़ती हैं। आज उसी भरोसे की दुनिया में उसे झूठा समझा जा रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। कमरे में एक धातु की कुर्सी थी, एक मेज और दीवार पर टंगी घड़ी। अनन्या को वहीं बैठा दिया गया। बाहर से आती घोषणाओं में उसकी उड़ान का नंबर सुनाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन निकाला और अस्पताल में दादी को संदेश लिखने लगी, पर उंगलियां रुक गईं। वह उन्हें चिंता नहीं देना चाहती थी। पिता ने उसे विदा करते समय कहा था कि हारना मत, पर उन्होंने यह नहीं कहा था
कि अपमान इतना तीखा होगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन गंगा मां को याद किया। कुछ मिनट बाद राघव स्वयं कमरे में आया। उसके साथ 2 कर्मचारी थे। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, देखो लड़की, सच सच बता दो, यह फाइल किसने बनवाई? किसी एजेंट ने पैसे लिए होंगे। अभी मान जाओगी तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। सर, आप चाहें तो दिल्ली कार्यालय में कॉल कर सकते हैं। राघव ने मेज पर उंगलियां बजाईं। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। उसके भीतर अजीब बेचैनी उठ रही थी, क्योंकि उस फाइल की मुहर सचमुच असली लग रही थी। अनन्या ने झोले से पानी की छोटी बोतल निकाली, पर ढक्कन खोलते हुए हाथ कांप गया। उसने स्वयं को संभाला। आपको मेरी गरीबी पर शक है या मेरे कागजों पर? उसने पूछा। यह प्रश्न कमरे में पत्थर की तरह गिरा। राघव ने होंठ भींच लिए। मुझे हर उस चीज पर शक है जो नियम से बाहर दिखे। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, और यदि नियमों के भीतर बैठे लोग ही गलत हों तो? इस बार राघव की आंखों में क्षण भर के लिए डर चमका। मिश्रा नाम, नागरिक उड्डयन की मुहर और यह प्रश्न तीनों मिलकर अतीत की राख कुरेद रहे थे। बाहर अचानक शोर उठा। पहले लगा कोई यात्री झगड़ रहा है, फिर किसी औरत की चीख सुनाई दी, मेरे बच्चे को बचाओ। आवाज इतनी करुण थी कि कमरे की दीवारें भी जैसे कांप उठीं। कर्मचारी बाहर भागे। राघव खड़ा हुआ, लेकिन अनन्या उससे पहले दरवाजे तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने रोकना चाहा, पर उसने कठोर आवाज में कहा, कोई बीमार है? रास्ता दीजिए। उस क्षण उसके चेहरे पर न वह अपमानित यात्री थी, न गरीब लड़की। वहां केवल एक मनुष्य था, जो दूसरे मनुष्य की सांस बचाने के लिए दौड़ रहा था। प्रतीक्षालय में 5-6 वर्ष का बच्चा अपनी मां की गोद में ढीला पड़ा था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और गले से टूटी हुई आवाज निकल रही थी। मां रोते हुए कह रही थी कि उसने मूंगफली वाली मिठाई खा ली थी। लोग घेरा बनाकर खड़े थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अनन्या घुटनों के बल बैठ गई। उसने बच्चे की सांस, त्वचा और आंखें देखीं। पिता ने उसे बचपन में ऐसी स्थितियों की पहचान सिखाई थी। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, उसने तुरंत कहा। मेडिकल किट कहाँ है? राघव ने कर्मचारियों की ओर देखा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अनन्या की आवाज तेज हुई, एड्रेनालिन ऑटो, इंजेक्टर या इमरजेंसी किट अभी लाओ। एम्बुलेंस को कॉल करो। बच्चे को सीधा मत लिटाओ, सिर संभालो। उसकी दृढ़ता ने भीड़ को हिला दिया। एक कर्मचारी भागा। मां ने रोते हुए पूछा, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। आप उसका नाम पुकारती रहिए, उसे सुनाई देना चाहिए कि उसकी मां यहीं है। यह कहते हुए उसकी अपनी आंखों में देवेंद्र मिश्रा का चेहरा तैर गया। कुछ ही क्षणों में एक युवा डॉक्टर दौड़ता हुआ आया। वह आरव भाटिया था, राघव का बेटा, जो उसी उड़ान से दिल्ली जाने वाला था। उसने स्थिति देखी और अनन्या की ओर आश्चर्य से देखा। किसने पहचाना? उसने पूछा। अनन्या ने संक्षेप में कहा, मूंगफली एलर्जी, सांस बंद हो रही है। आरव ने तुरंत सिर हिलाया। किट आते ही उसने इंजेक्शन तैयार किया। अनन्या ने बच्चे की मां को पीछे संभाला और बच्चे की स्थिति स्थिर रखने में मदद की। कुछ मिनटों में बच्चे की सांस थोड़ी खुलने लगी। भीड़ ने राहत की लंबी सांस ली। राघव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वही लड़की थी जिसे उसने अभी अभी झूठी, गंवार और संदिग्ध समझा था। अब वही लड़की बिना अपने अपमान की परवाह किए एक बच्चे की जान बचाने में लगी थी। उसके भीतर पहली बार शर्म की पतली धार उतरी, पर अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। बच्चे की मां ने अनन्या के पैरों को छूने की कोशिश की, पर अनन्या ने झट उसे रोक लिया। ऐसा मत कीजिए, उसने कहा। बच्चा ठीक हो जाए, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। घोषणा हुई कि मुंबई की उड़ान का अंतिम बोर्डिंग कॉल है। अनन्या ने एक पल के लिए गेट की ओर देखा। वह जानती थी कि वह उड़ान अब उसके हाथ से फिसल रही है। फिर उसने बच्चे को देखा, जिसकी सांस अब लौट रही थी। उसके चेहरे पर न पछतावा था, न क्रोध, केवल एक थकी हुई शांति थी। आरव ने धीमे से पूछा, आप मेडिकल फील्ड से हैं? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं,
मेरे पिता एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे। उन्होंने सिखाया था कि आपातकाल में घबराहट सबसे पहला दुश्मन होती है। आरव ने उसके शब्दों पर ध्यान दिया। थे? उसने पूछा। अनन्या ने बहुत धीमे कहा, हैं, अभी अस्पताल में हैं। राघव ने यह सुना तो उसके भीतर अनजानी ठंडक भर गई। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर मिश्रा। सरकारी फाइल। अब अतीत का दरवाजा थोड़ा और खुलने लगा था। उसने फाइल को देखा, जो अभी भी एक कर्मचारी के हाथ में थी। उसे लगा जैसे वह कागज नहीं, कोई पुराना पाप है जो समय की धूल झाड़कर वापस आ गया है। लेकिन उसने स्वयं को संभाला और चेहरे पर कठोरता लौटा ली। एम्बुलेंस टीम बच्चे को लेकर चली गई। मां जाते जाते बार बार अनन्या को धन्यवाद कहती रही। भीड़ में कई लोग अब उसके लिए सम्मान से रास्ता बना रहे थे। वही लोग जो कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे, अब उसकी आंखों में कुछ खोज रहे थे। शायद साहस, शायद लज्जा, शायद अपने भीतर की कायरता का उत्तर। अनन्या ने अपने झोले का पल्ला ठीक किया और धीरे से राघव के सामने आ खड़ी हुई। सर, उसने कहा, मेरी उड़ान छूट गई। अब कृपया मेरे दस्तावेज लौटा दीजिए। राघव ने कुछ क्षण उसे देखा। उसे पहली बार लगा कि यह लड़की अपनी साड़ी, चप्पल और झोले से कहीं बड़ी है। फिर भी वह अपनी आदत का बंदी था। उसने फाइल उठाई, लेकिन लौटाने से पहले बोला, तुम्हें लगता है एक बच्चे की मदद कर देने से सारे नियम बदल जाएंगे? अनन्या की आंखों में थकान के साथ अजीब चमक थी। नहीं सर, उसने कहा, मुझे लगता है नियमों को इंसानियत से अलग कर देने पर वे अत्याचार बन जाते हैं। यह सुनकर आसपास खड़े लोग पूरी तरह शांत हो गए। उसी समय प्रोटोकॉल गेट से 3 अधिकारी अंदर आए। उनके साथ हवाई अड्डे का वरिष्ठ स्टाफ और 2 सुरक्षा अधिकारी थे। सबसे आगे चल रहे अधिकारी ने पूछा, मिस अनन्या मिश्रा कहाँ हैं? यह नाम सुनते ही राघव की पकड़ फाइल पर कस गई। अनन्या ने धीरे से हाथ उठाया। अधिकारी सीधे उसके पास आए और आदर से बोले, मैडम, हमें सूचना मिली कि आपको प्रवेश पर रोका गया। दिल्ली कार्यालय आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। निरीक्षण दल मुंबई की जगह सीधे यहां उतर चुका है। राघव के चेहरे से रंग उतरने लगा। अनन्या ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। वह समझ गई कि नियति ने रास्ता बदल दिया है, पर मंजिल नहीं। अधिकारी ने राघव की ओर मुड़कर पूछा, इनके दस्तावेज किस आधार पर रोके गए? कोई उत्तर तुरंत नहीं निकला। महिला कर्मचारी ने सिर झुका लिया। सुरक्षा कर्मचारी की उंगलियां कांपने लगीं। राघव ने होंठ खोले, पर शब्द गले में अटक गए। अनन्या ने कोई आरोप नहीं लगाया। वह केवल खड़ी रही, जैसे गंगा किनारे की वह चट्टान जिस पर लहरें आती हैं, चोट करती हैं, फिर लौट जाती हैं। उस क्षण हवाई अड्डे की चकाचौंध, घोषणाएं, शीशे, कैमरे और वर्दियां सब धुंधले पड़ गए। केवल एक दृश्य साफ था, एक साधारण साड़ी पहनी लड़की, जिसकी उड़ान छूट चुकी थी, पर जिसका सत्य उतर चुका था। राघव ने पहली बार उसकी ओर ऐसे देखा जैसे सामने कोई यात्री नहीं, दर्पण खड़ा हो। उस दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं, अपना अहंकार दिखाई दिया। अनन्या ने फाइल अपने हाथ में ली, मुड़े हुए पन्ने को सीधा किया और मन ही मन पिता से कहा, बाबा, आज शुरुआत हो गई है। बनारस की सुबह हमेशा देवेंद्र मिश्रा के जीवन में किसी प्रार्थना की तरह उतरती थीं। गंगा के किनारे जब आरती की लौ पानी पर कांपती, तो उन्हें लगता था कि मनुष्य की सारी थकान किसी अदृश्य हाथ से धोई जा रही है। वे छोटे से घर की खिड़की से घाटों की ओर उठता धुआं देखते और अपनी नन्ही अनन्या को गोद में लेकर कहते, बेटी, इस शहर में समय भी सिर झुकाकर चलता है। उस समय न उनके चेहरे पर कलंक था, न घर की दीवारों पर गरीबी की वह खामोश दरारें थीं। देवेंद्र बचपन से ही मशीनों की भाषा समझते थे। उनके पिता नाव चलाते थे, पर बेटा पेंच, तार और इंजन के भीतर छिपे अनुशासन से प्रेम करता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से तकनीकी प्रशिक्षण लेने के बाद जब उन्हें एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे में रखरखाव विभाग में नौकरी मिली, तो पूरे मोहल्ले ने मिठाई बांटी थी। उनकी मां ने तुलसी के पास दिया जलाकर कहा था कि बेटा अब आकाश की सेवा करेगा। देवेंद्र ने उस दिन मन में प्रण लिया था कि उनके हाथों से गुजरने वाली कोई मशीन झूठ, लापरवाही या लालच की वजह से असुरक्षित नहीं उड़ सकेगी।
उनकी पत्नी सावित्री एक शांत स्वभाव की स्त्री थी, जिसकी आंखों में घर संभालने की थकान के बीच भी ऐसी उजली नम्रता रहती थी कि देवेंद्र देर रात लौटकर भी थकान भूल जाते। वह सुबह तुलसी को जल देती, फिर देवेंद्र के डिब्बे में 2 रोटियां, आलू की सूखी सब्जी और कभी कभी गुड़ का छोटा टुकड़ा रख देती। जब अनन्या पैदा हुई तो देवेंद्र ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर रोते हुए गंगा की दिशा में हाथ जोड़ दिए थे। उन्होंने बेटी के कान में पहली बार कहा था, तू मेरी उड़ान नहीं, मेरी जमीन बनेगी। हवाई अड्डे की नौकरी में देवेंद्र को लोग उनकी ईमानदारी से पहचानते थे। वे छोटे कर्मचारी थे, पर वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी रिपोर्ट को हल्के में नहीं लेते थे, क्योंकि वह हर बात प्रमाण के साथ लिखते। यदि किसी पुर्जे में मामूली दरार होती तो वे उड़ान रोकने की सलाह दे देते, चाहे प्रबंधक नाराज हो जाए। कई बार ठेकेदार उनसे कहते कि थोड़ा समझौता कर लें, कागज पर सब ठीक दिखा दें, पर वे मुस्कुराकर कहते, आकाश में रिश्वत नहीं चलती भाई, वहां केवल सच उड़ता है। यही वाक्य कुछ लोगों को चुभने लगा था। उन्हीं दिनों राघव भाटिया उस हवाई अड्डे में संचालन विभाग का युवा अधिकारी बनकर आया था। उसके पिता का दिल्ली में बड़ा प्रभाव था और उसकी महत्वाकांक्षा उसके अनुभव से कहीं बड़ी थी। वह चमकदार सूट पहनता, अंग्रेजी में आदेश देता और छोटे कर्मचारियों को नाम से नहीं, पद से पुकारता। देवेंद्र ने पहली मुलाकात में ही उसकी आंखों में वह असावधानी देख ली थी जो अधिकार को सेवा नहीं, सिंहासन समझती है। राघव को देवेंद्र की सीधी बातें पसंद नहीं थीं, क्योंकि वे उसके आसपास बनी चापलूसी की दीवार में रोज एक नई दरार डाल देती थीं। विवाद की शुरुआत एक बरसाती शाम को हुई थी, जब जयपुर जाने वाली उड़ान से पहले निरीक्षण में देवेंद्र को ईंधन लाइन के पास नमी और एक संदिग्ध कंपन मिला। उन्होंने तुरंत उड़ान रोकने की सिफारिश की। राघव ने इसे अनावश्यक विलंब कहा, क्योंकि विमान में एक मंत्री का रिश्तेदार यात्रा कर रहा था और देरी से ऊपर तक शिकायत जा सकती थी। देवेंद्र ने लॉगबुक में स्पष्ट लिखा कि जांच पूरी हुए बिना विमान को अनुमति देना जोखिमपूर्ण होगा। राघव ने फाइल बंद करते हुए कहा था, मिश्रा जी, नियमों को थोड़ा व्यावहारिक भी होना चाहिए। देवेंद्र ने उस दिन पहली बार कठोर स्वर में कहा था, व्यावहारिकता और बेईमानी में फर्क होता है साहब। कमरे में खड़े 2 कर्मचारी चुप हो गए थे। राघव का चेहरा लाल पड़ गया, पर वह तुरंत कुछ बोला नहीं। उसने फोन मिलाए, दबाव डाला और अंत में विमान को तकनीकी देरी के नाम पर रोका गया। बाद की जांच में दोष सचमुच गंभीर निकला। यात्रियों को कुछ पता नहीं चला, पर उस दिन सैकड़ों जानें बच गईं। देवेंद्र घर लौटे तो सावित्री ने उनके माथे की चिंता पढ़ ली, पर उन्होंने केवल इतना कहा, आज सच ने उड़ान रोककर जीवन बचाया। उस घटना के बाद देवेंद्र की प्रतिष्ठा विभाग में और बढ़ी, पर राघव के भीतर उनके प्रति एक छिपी दुश्मनी जम गई। कुछ ठेकेदार जो निम्न गुणवत्ता वाले पुर्जों की आपूर्ति कर रहे थे, राघव के आसपास मंडराते रहते। उनके बिल बिना पूरी जांच के पास कराए जाते और बदले में महंगे उपहार उसके घर पहुंचते। देवेंद्र ने रिकॉर्ड मिलाने शुरू किए तो उन्हें पुराने पुर्जों को नया दिखाकर लगाने की योजना का संकेत मिला। उन्होंने प्रमाण इकट्ठे किए, तारीखें लिखीं और एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सच लिखना कभी कभी आग पर तेल डालने जैसा होता है। रिपोर्ट भेजने से पहले उन्होंने सावित्री को सब बताया। रात गहरी थी, अनन्या सो चुकी थी और बाहर काशी की गलियों में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। सावित्री ने डरते हुए पूछा, कहीं वे तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं? देवेंद्र ने उसके हाथ थामकर कहा, यदि मैं चुप रहा तो किसी मां का बेटा, किसी बच्चे का पिता, किसी औरत का पति आसमान में मर सकता है। सावित्री की आंखें भर आईं, पर उसने सिर हिलाया। उसने अगले दिन व्रत रखा और भगवान विश्वनाथ के सामने पति के साहस की रक्षा की प्रार्थना की। राघव को रिपोर्ट की भनक किसी भीतर के आदमी से लग गई। उसने पहले देवेंद्र को समझाने की कोशिश की, फिर डराया। आप जैसे छोटे कर्मचारी बड़ी ताकतों से लड़कर बच नहीं सकते, उसने कहा। देवेंद्र ने उत्तर दिया, मैं लड़ नहीं रहा, केवल अपना काम कर रहा हूं। यह उत्तर राघव को अपमान जैसा लगा। उसने अपने संपर्कों को सक्रिय किया, रिकॉर्ड बदलवाए, फाइलों से पन्ने गायब करवाए
और जांच से पहले ही एक झूठी कहानी गढ़ी। कहानी यह थी कि देवेंद्र ने व्यक्तिगत लाभ के लिए ठेकेदारों से पैसे मांगे और न मिलने पर झूठी शिकायत की। कुछ ही सप्ताह बाद वह दुर्घटना हुई जिसने देवेंद्र का जीवन चीर दिया। एक प्रशिक्षण विमान में तकनीकी खराबी आई। पायलट ने कठिनाई से आपात उतराई की और कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई, पर मीडिया में हंगामा मच गया। असली कारण रखरखाव सामग्री में अनियमितता थी, जिसे देवेंद्र पहले ही चिन्हित कर चुके थे। पर जांच शुरू होते ही उनके हस्ताक्षर वाले बदल दिए गए कागज सामने लाए गए। उन्हें लापरवाही और गलत प्रमाणन का दोषी ठहराया गया। राघव ने बैठक में आंखें झुकाकर कहा कि वह भी इस विश्वासघात से स्तब्ध है। वही सबसे बड़ा झूठ था। देवेंद्र को निलंबित कर दिया गया। घर लौटते समय उनके हाथ में केवल एक कागज था और चेहरे पर वह सन्नाटा जो आदमी को जीवित रहते हुए भी भीतर से श्मशान बना देता है। सावित्री ने दरवाजा खोला तो वह कुछ कह नहीं पाए। अनन्या, जो तब 9 वर्ष की थी, दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई और पूछने लगी कि बाबा आज इतने चुप क्यों हैं? देवेंद्र ने बेटी को उठाया, पर उनकी पकड़ ढीली थी। सावित्री ने कागज पढ़ा और दीवार पकड़ ली। उस दिन घर में चूल्हा जला, मगर किसी ने ठीक से खाया नहीं। मोहल्ले की भाषा जल्दी बदल जाती है। जो लोग कल तक देवेंद्र को ईमानदार कहते थे, वे अब धीमे स्वर में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा कि बड़ा अधिकारी बेकार में थोड़े फंसाता है, कुछ तो किया होगा। कोई बोला कि आजकल ईमानदारी का मुखौटा पहनकर लोग अधिक कमाते हैं। सावित्री जब सब्जी लेने जाती तो दुकानदार का व्यवहार भी बदल चुका होता। उधार बंद हो गया, निमंत्रण बंद हो गए, रिश्तेदारों की आवाजें ठंडी हो गईं। अनन्या स्कूल में बच्चों की हंसी सुनती और समझ नहीं पाती कि पिता का नाम अचानक गाली कैसे बन गया। देवेंद्र ने अपील की, पत्र लिखे, पुराने सहकर्मियों से मदद मांगी, पर सबने सुरक्षा की दीवार खड़ी कर ली। जो लोग सच जानते थे, वे अपने बच्चों की फीस, घर की किश्त और नौकरी की मजबूरी के बीच कांपते रहे। एक बुजुर्ग तकनीशियन ने अकेले में देवेंद्र से कहा, मिश्रा जी, आप सही हैं, पर मैं गवाही नहीं दे सकता। देवेंद्र ने उसे दोष नहीं दिया, केवल उसकी आंखों में डर देख लिया। उस रात उन्होंने अनन्या को गोद में बैठाकर कहा, बेटी, हर झूठा आदमी बुरा नहीं होता। कई लोग डर के कारण झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। सावित्री की देह धीरे धीरे टूटने लगी। अपमान का भार कई बार बीमारी से भी भारी होता है। वह पहले कम बोलने लगी, फिर कम खाने लगी। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी है, पर देवेंद्र जानते थे कि उसकी आत्मा पर चोट है। एक रात उसने देवेंद्र से कहा, मुझे तुम्हारे सच पर कभी शक नहीं हुआ। देवेंद्र रो पड़े, क्योंकि दुनिया का न्याय छिन जाने पर मनुष्य अपने प्रियजन की आस्था में ही शरण लेता है। सावित्री ने अनन्या को पास बुलाकर उसके बाल सहलाए और कहा, बेटी, पिता का सम्मान एक दिन लौटाना, पर नफरत से नहीं। सावित्री की मृत्यु ने घर को सूना नहीं, अधूरा कर दिया। घाट पर चिता की आग उठी तो देवेंद्र ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। बच्ची समझ रही थी कि मां कहीं चली गई है, पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि झूठ ने मृत्यु तक रास्ता कैसे बना लिया। दादी शांताबाई ने राख की ओर देखते हुए कहा, कर्म की आंख देर से खुलती है, पर अंधी नहीं होती। वह वाक्य अनन्या के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उसी दिन उसने रोते रोते निश्चय किया कि वह पिता को निर्दोष साबित करेगी, चाहे राह कितनी लंबी क्यों न हो। गरीबी अब उनके घर की स्थायी अतिथि बन गई थी। देवेंद्र छोटी मोटी मरम्मत का काम करने लगे। कभी पंखे ठीक करते, कभी पुराने रेडियो, कभी किसी दुकान का जनरेटर। लोग उनके कौशल का उपयोग करते, पर सम्मान लौटाने में कंजूसी करते। अनन्या पढ़ाई में डूब गई। उसे लगता था कि किताबें ही वह सीढ़ी हैं जिनसे वह उस दुनिया तक पहुंचेगी जहां उसके पिता को झूठा कहा गया। वह सरकारी पुस्तकालय में बैठती, पुराने अखबारों से विमान दुर्घटनाओं की खबरें काटती और रखरखाव नियमों की कॉपी बनाती। उसके बचपन की गुड़िया जल्दी ही फाइलों में बदल गईं। दादी शांताबाई उसे जीवन की दूसरी शिक्षा देती थीं। वे कहतीं, केवल सच जान लेना काफी नहीं बेटी, सच को उठाने की ताकत भी चाहिए। वे उसे रामायण सुनातीं, द्रौपदी की पीड़ा, सीता का धैर्य, कर्ण का दान और कृष्ण की नीति समझातीं। अनन्या कई बार पूछती, दादी,
क्या भगवान ने बाबा को नहीं देखा? दादी उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, भगवान देखते हैं, पर मनुष्य को कर्म करने का अवसर देते हैं। यदि हर अन्याय पर आकाश तुरंत टूट पड़े तो धरती पर धर्म निभाने का अर्थ ही क्या बचेगा? स्कूल में अनन्या ने 12वीं में सर्वोच्च अंक पाए। शिक्षकों ने कहा कि वह डॉक्टर या इंजीनियर बने, पर उसने विमान सुरक्षा और प्रशासन की पढ़ाई चुनी। उसे आकाश से प्रेम नहीं था, उसे उस आकाश में छिपे झूठ से हिसाब लेना था। दिल्ली में छात्रवृत्ति मिली तो मोहल्ले ने फिर मिठाई नहीं बांटी, पर दादी ने गुड़ और चने से पूजा कर दी। देवेंद्र ने अपनी पुरानी घड़ी उसे दी। यह बंद हो चुकी है, उन्होंने कहा, पर इसे संभाल कर रखना। जिस दिन मेरा समय लौटे इसे फिर चलाना। अनन्या ने घड़ी को माथे से लगा लिया। दिल्ली ने उसे कठोर बनाया, पर पत्थर नहीं बनाया। वहां उसने सीखा कि फाइलें भी मनुष्यों की तरह बोलती हैं, यदि कोई धैर्य से सुने। उसने नियम, जांच प्रक्रिया, सुरक्षा ऑडिट और भ्रष्टाचार के पैटर्न का गहन अध्ययन किया। कई प्रोफेसरों ने उसकी क्षमता पहचानी। एक सेमिनार में उसने छोटे हवाई अड्डों की रखरखाव अनियमितताओं पर प्रस्तुति दी, जिसमें उसने बिना नाम लिए अपने पिता के केस जैसे मामलों की संरचना समझाई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में उससे पूछा, तुम्हें यह दर्द किताबों से नहीं मिला, है ना? अनन्या ने केवल आंखें झुका लीं। वर्षों बाद जब उसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में विशेष जांच प्रकोष्ठ के लिए चुना गया, तो देवेंद्र ने पहली बार खुलकर रोया। उनके हाथ कांप रहे थे, फेफड़ों की बीमारी बढ़ चुकी थी, पर आंखों में बुझी हुई लौ फिर चमक उठी। अनन्या ने नियुक्ति पत्र उनके सामने रखा और कहा, बाबा, अभी न्याय नहीं हुआ, पर दरवाजा खुल गया है। देवेंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सावित्री होती तो आज बहुत रोती। उस रात घर में दाल पतली थी, पर स्वाद में उत्सव था। दादी ने गंगा जल छिड़ककर कहा, कर्म ने रास्ता पकड़ लिया। विशेष प्रकोष्ठ में काम करते हुए अनन्या को कई पुराने मामलों की फाइलें मिलीं। एक दिन धूल भरे रिकॉर्ड में उसे वही दुर्घटना का संदर्भ मिला जिसने उसके पिता को नष्ट किया था। अलग अलग शाखाओं के दस्तावेज मिलाने पर विसंगतियां दिखीं। हस्ताक्षर स्कैन में तारीख का अंतर था। तकनीकी नोट में शब्दावली देवेंद्र की शैली से मेल नहीं खाती थी, और एक गोपनीय भुगतान रजिस्टर में राघव भाटिया से जुड़े खातों का संकेत था। उस क्षण अनन्या की उंगलियां ठंडी हो गईं। वर्षों की पीड़ा अचानक प्रमाण की भाषा में उसके सामने खड़ी थी। उसने भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाया। उसने हर दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाई, वरिष्ठों को प्रारंभिक नोट भेजा और स्वतंत्र जांच की अनुमति मांगी। जब आदेश आया कि उसे मुंबई में विशेष बैठक में शामिल होना है, तो उसने समझ लिया कि मामला अब केवल पारिवारिक नहीं रहा। यह उन सभी यात्रियों का प्रश्न था जो भरोसे के सहारे टिकट खरीदते हैं। उन कर्मचारियों का प्रश्न था जिन्हें चुप कराया गया, और उन गरीब परिवारों का प्रश्न था जिनका सम्मान पद वालों की सुविधा के लिए कुचला जाता है। उसी यात्रा की तैयारी में वह पिता के बिस्तर के पास बैठी रही। मुंबई जाने से एक रात पहले देवेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल के पुराने बिस्तर पर उनका शरीर हल्का और सांस भारी लग रही थी। अनन्या ने कहा कि वह यात्रा टाल देगी, पर देवेंद्र ने हाथ उठाकर मना कर दिया। न्याय किसी की बीमारी की प्रतीक्षा नहीं करता, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। दादी ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछीं। देवेंद्र ने अनन्या को वही पुरानी बंद घड़ी दी और कहा, इसे साथ ले जा। यदि सच सामने आए तो समझना यह फिर चल पड़ी है। अनन्या ने उनका हाथ पकड़कर वचन दिया कि वह लौटकर मां की तस्वीर के सामने सब बताएगी। बस की खिड़की से बनारस पीछे छूट रहा था। घाटों की रोशनी धुंधली होती गई, पर अनन्या के भीतर की स्मृतियां और तेज हो गईं। उसे मां की अंतिम आवाज, पिता की टूटी चाल, दादी के कर्म वाले शब्द और बचपन की हंसी सब एक साथ सुनाई दे रहे थे। वह जानती थी कि राघव भाटिया अब एक बड़े हवाई अड्डे का प्रबंधक है, प्रभावशाली, सम्मानित और सुरक्षित। उसे यह भी पता था कि ऐसे लोग आसानी से नहीं टूटते, पर उसे अपने भीतर कोई क्रोध नहीं, केवल गहरी, थरथराती हुई दृढ़ता महसूस हो रही थी। लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। उसने स्टेशन के बाहर चाय ली, पिता की दवाई की पर्ची
फिर से झोले में रखी और फाइल को सीने से लगाया। वह नहीं जानती थी कि हवाई अड्डे पर उसका सामना उसी आदमी से इतनी जल्दी हो जाएगा जिसने उसके घर की नींव हिला दी थी। शायद नियति ने दूरी घटा दी थी। शायद गंगा से उठी प्रार्थना आकाश तक पहुंच चुकी थी। वह केवल इतना जानती थी कि अब हर कदम सावधानी, सम्मान और सत्य के साथ रखना होगा, क्योंकि उसकी लड़ाई केवल अपने पिता के लिए नहीं, अपनी मां की राख के लिए भी थी। वरिष्ठ अधिकारी के प्रश्न के बाद प्रतीक्षालय की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। राघव भाटिया ने अपनी टाई को हल्का सा सीधा किया, जैसे कपड़े ठीक करने से मन की अव्यवस्था भी छिप जाएगी। उसने कहा, सर, सुरक्षा संदेह था। हमारे कर्मचारियों ने केवल प्रक्रिया का पालन किया है। अधिकारी ने अनन्या की मुड़ी हुई फाइल देखी, फिर उसके चेहरे पर थकान और संयम की रेखाएं पढ़ीं। प्रक्रिया में अपमान कहाँ लिखा है, मिस्टर भाटिया? यह प्रश्न धीमे स्वर में था, मगर उसके भीतर पूरी व्यवस्था की कठोरता कांप रही थी। अनन्या ने चाहा कि वह तुरंत सब बता दे, लेकिन उसने स्वयं को रोका। वर्षों की तपस्या ने उसे सिखाया था कि सच को क्रोध की आग में नहीं, प्रमाण की रोशनी में रखना चाहिए। उसने फाइल अपनी छाती से लगाई और शांत स्वर में कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे रोके जाने का कारण दर्ज हो। मेरी उड़ान छूट चुकी है, पर यदि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार थी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, इसलिए वह और अधिक तीखी लग रही थी। राघव को पहली बार लगा कि लड़की की चुप्पी भी दस्तावेज बन सकती है। निरीक्षण दल के प्रमुख अजय मेहता ने कर्मचारियों को अलग खड़ा होने का संकेत दिया। उन्होंने सुरक्षा लॉग, प्रवेश रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज मंगवाने को कहा। राघव ने तुरंत कहा, सर, यह सब बाद में देखा जा सकता है। अभी एयर साइड ऑपरेशन चल रहा है। अजय मेहता ने बिना आवाज ऊंची किए उत्तर दिया, एयर साइड ऑपरेशन तभी सुरक्षित है जब जमीन पर न्याय सुरक्षित हो। यह वाक्य सुनते ही कुछ कर्मचारियों ने पहली बार आंख उठाकर अपने प्रबंधक को देखा। उनके चेहरों पर भय और वर्षों की चुप्पी एक साथ तैर रही थी। अनन्या को एक कुर्सी दी गई, पर उसने बैठने से पहले उस बच्चे की दिशा में देखा जिसे अभी एम्बुलेंस लेकर गई थी। उसके मन में एक विचित्र खालीपन था। उसकी अपनी उड़ान छूटी, पिता अस्पताल में थे, और जिस आदमी ने कभी उनके घर को उजाड़ा था वह सामने खड़ा होकर नियमों की आड़ ले रहा था। उसने घड़ी देखी, वही बंद घड़ी जो देवेंद्र ने दी थी। कांटे वर्षों से एक ही जगह अटके थे। उसे लगा जैसे समय सचमुच रुका नहीं, केवल सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। सीसीटीवी कक्ष से सूचना आई कि फुटेज निकाला जा रहा है। इस बीच राघव ने अनन्या के पास आकर बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम समझती नहीं हो लड़की, सरकारी दफ्तरों में फाइलें आती जाती रहती हैं। किसी पुराने नाम से अपना भविष्य मत बिगाड़ो। अनन्या ने उसकी ओर देखा। पुराना नाम? उसने पूछा। राघव ने तुरंत बात बदलनी चाही, पर देर हो चुकी थी। उसके शब्दों ने स्वयं को धोखा दे दिया था। अनन्या के चेहरे पर पीड़ा की हल्की छाया आई, फिर वह शांत हो गई। कुछ नाम पुराने नहीं होते साहब, वे अधूरे न्याय की तरह जीवित रहते हैं। राघव के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने एक कर्मचारी को इशारा किया और कहा कि अनन्या की पहचान दोबारा जांची जाए। कर्मचारी ने संकोच से कहा, सर, दिल्ली कार्यालय से पुष्टि आ चुकी है। राघव ने कठोर नजर डाली। मैंने कहा दोबारा जांचो। अनन्या ने यह देखा तो उसे पिता का निलंबन आदेश याद आया, जिसमें हर सत्यापन को एक नए शक में बदला गया था। सत्ता का पुराना तरीका यही था, जब सच सामने आए तो उसे प्रक्रिया के गलियारों में इतना घुमाओ कि वह थककर गिर पड़े। अजय मेहता ने राघव को अलग ले जाकर कुछ पूछा। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दिए, पर राघव का चेहरा बदलता रहा। कभी वह सफाई देता, कभी सिर हिलाता, कभी अपनी हथेली से माथा पोंछता। अनन्या दूर से यह देखती रही। उसे कोई विजय महसूस नहीं हुई। उसे केवल वह रात याद आई जब मां सावित्री ने चुपचाप अपने गहने बेचे थे ताकि पिता की अपील की फीस भरी जा सके। न्याय की राह में लोगों को अक्सर अपना स्वर्ण नहीं,
अपना रक्त गिरवी रखना पड़ता है। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, पर कुछ यात्री अब भी ठहरे हुए थे। वे उस घटना का अंत देखना चाहते थे, जैसे किसी नाटक का अंतिम दृश्य बाकी हो। एक वृद्ध साधु जो हरिद्वार जाने वाली उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे थे, अनन्या के पास आए और बोले, बेटी, पानी पी लो। उसने हाथ जोड़कर गिलास लिया। साधु ने राघव की ओर देखा और कहा, जिसके पास कुर्सी होती है वह भूल जाता है कि एक दिन 4 लोग उसे भी कुर्सी से उठाकर ले जाएंगे। यह सुनकर कोई हंसा नहीं, पर मौन में एक गहरी स्वीकृति फैल गई। राघव ने साधु की बात अनसुनी कर दी, मगर उसके भीतर कुछ छू गया। उसे अपनी पत्नी मीरा का चेहरा याद आया, जो अक्सर कहती थी कि गरीब की आंखों में ज्यादा देर मत देखा करो, वहां भगवान छिपा होता है। वह इस वाक्य पर हंस देता था। आज अनन्या की आंखों में उसे भगवान नहीं, हिसाब दिख रहा था। उसने खुद को समझाया कि वह केवल अपने पद की रक्षा कर रहा है, पर मन के किसी अंधेरे कोने में एक पुरानी बैठक, बदली हुई फाइलें और देवेंद्र मिश्रा का टूटा चेहरा फिर जीवित होने लगा। सीसीटीवी फुटेज जब स्क्रीन पर चला तो सबने देखा कि अनन्या ने प्रवेश पर कोई नियम नहीं तोड़ा था। उसके दस्तावेज पहले ही सही रूप में प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी उसे रोका गया। उसके झोले को तिरस्कार से छाना गया और उसके पिता की पर्ची पर हंसी की गई। महिला कर्मचारी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैडम, मुझसे गलती हुई। अनन्या ने उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि हर गलत व्यक्ति राक्षस नहीं होता। कई लोग किसी बड़े डर की छाया में छोटे अत्याचारी बन जाते हैं। अजय मेहता ने राघव से पूछा, अब आपका सुरक्षा संदेह किस आधार पर है? राघव ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। संदेह परिस्थितिजन्य था। उसने कहा, ऐसे संवेदनशील स्थान पर हम जोखिम नहीं ले सकते। अनन्या पहली बार तीखी हुई। जोखिम तब भी था जब मेरे दस्तावेज पढ़े बिना मुझे झूठा कहा गया। जोखिम तब भी था जब इमरजेंसी मेडिकल किट ढूंढने में स्टाफ घबराया। जोखिम केवल गरीब यात्री से नहीं होता साहब, जोखिम अहंकार से भी होता है। उसके शब्दों ने प्रतीक्षालय के शोर को काट दिया। राघव ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, आप अपनी सीमा में रहें, मिस मिश्रा। अनन्या ने धीमे से उत्तर दिया, मेरी सीमा मेरे कर्तव्य से तय होती है, आपके अपमान से नहीं। अजय मेहता ने बीच में आते हुए कहा कि सभी बयान लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे। यह सुनकर कर्मचारियों में हलचल हुई। कुछ चेहरों पर भय था, कुछ पर राहत। लंबे समय से जमा भ्रष्ट वातावरण में सत्य का पहला झोंका भी तूफान जैसा लगता है। अनन्या ने देखा कि एक सफाईकर्मी बूढ़ा आदमी दूर खड़ा उसे लगातार देख रहा है। वह बूढ़ा सफाईकर्मी रामखिलावन था, जिसने वर्षों से हवाई अड्डे के चमकते फर्श धोए थे, पर कभी किसी अधिकारी की आंखों में बराबरी से नहीं देखा था। वह धीरे धीरे अनन्या के पास आया और कांपते स्वर में बोला, बिटिया, तुम मिश्रा जी की बेटी हो क्या? अनन्या का हृदय धक से रह गया। आप मेरे पिता को जानते हैं? बूढ़े ने आंखें पोंछी। हमने उनके साथ काम किया है, वे गलत नहीं थे, हम सब जानते थे, पर हम सब डर गए थे। यह स्वीकारोक्ति अनन्या के भीतर चाकू की तरह उतरी। राघव ने तुरंत हस्तक्षेप किया, रामखिलावन, अपने काम पर जाओ, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। बूढ़े ने पहली बार उसकी ओर सीधा देखा। उसके सूखे होंठ कांप रहे थे, पर आंखों में वर्षों की दबाई हुई राख सुलग उठी। साहब, जरूरत तो तब भी थी जब एक ईमानदार आदमी को झूठा बनाया गया था। हम नहीं बोले, इसलिए आज भी झाड़ू पकड़कर शर्म ढो रहे हैं। आसपास खड़े कर्मचारियों ने सांस रोक ली। छोटे आदमी का सच बड़े आदमी की मेज पर रखे किसी विस्फोट से कम नहीं होता। अनन्या ने रामखिलावन को बैठने को कहा, पर वह खड़ा ही रहा। उसने बताया कि पुराने केस से जुड़ी कुछ फोटोकॉपी उसने वर्षों पहले छिपा कर रखी थीं, क्योंकि देवेंद्र ने कभी उसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे उधार दिए थे। मैं कायर था, उसने कहा, मगर पूरी तरह बेईमान नहीं बन पाया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह उससे कागज मांगना चाहती थी, पर उसने स्वयं को रोका। आधिकारिक प्रक्रिया के बाहर कोई कदम उठाना राघव को नया बहाना दे सकता था। उसने केवल कहा, काका,
सच बोलना कभी देर से भी शुरू हो तो व्यर्थ नहीं जाता। तभी लाउडस्पीकर पर एक तीखी घोषणा हुई। बैगेज क्षेत्र में तकनीकी व्यवधान के कारण यात्रियों से शांत रहने का अनुरोध किया गया। अगले ही क्षण किसी ने दौड़ते हुए बताया कि कन्वेयर बेल्ट के पास एक मजदूर का हाथ मशीन में फंस गया है और बिजली पूरी तरह बास पारास के दोरे बेल्ट के पास बंद नहीं हो रही। प्रतीक्षालय में फिर अफरा तफरी फैल गई। राघव ने वायरलेस उठाया, पर उसके आदेश अस्पष्ट थे। अनन्या का चेहरा बदल गया। उसे पिता की कार्यशाला, घूमती बेल्टों और आपातकालीन कट ऑफ स्विचों की शिक्षा याद आई। वह बिना अनुमति मांगे उस दिशा में दौड़ पड़ी। राघव ने पीछे से पुकारा, मिस मिश्रा, आप वहां नहीं जा सकती। अनन्या ने मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए उस क्षण पद, अनुमति और अपमान सब छोटे हो गए थे। बैगेज क्षेत्र में पहुंचते ही उसने देखा कि एक युवा मजदूर दर्द से चीख रहा था और उसके साथी घबराहट में मशीन को खींचने की कोशिश कर रहे थे। गलत प्रयास से उसका हाथ और कुचल सकता था। अनन्या ने ऊंची आवाज में सबको पीछे हटने को कहा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि लोग अनायास रुक गए। उसने तुरंत मुख्य विद्युत पैनल की दिशा पूछी। एक तकनीशियन ने कहा कि स्थानीय स्विच काम नहीं कर रहा। अनन्या ने दीवार पर लगे संकेत पढ़े और सहायक लाइन की पहचान की। उसने कहा, मुख्य फीड अलग किए बिना बेल्ट मत छुओ। टॉर्क वापस आएगा तो हाथ कट सकता है। राघव और निरीक्षण दल भी वहां पहुंच चुके थे। अजय मेहता आश्चर्य से उसे देख रहे थे। आरव, जो एम्बुलेंस जाने के बाद लौट आया था, मजदूर की नाड़ी जांचने लगा। अनन्या ने तकनीशियन को क्रमवार निर्देश दिए। कुछ ही मिनटों में बिजली काटी गई और बेल्ट को उल्टी दिशा में हाथ से ढीला किया गया। मजदूर का हाथ निकला तो खून बह रहा था, पर वह बच गया था। आरव ने पट्टी बांधी और उसे स्ट्रेचर पर रखवाया। मजदूर रोते हुए अनन्या को देखता रहा। दीदी, मेरा हाथ बच गया ना? अनन्या ने उसके माथे पर हाथ रखा। बच गया, अब हिम्मत रखो। उस युवक की आंखों में उसे अपने पिता की युवा छवि दिखी। वही मेहनतकश हाथ, जिन्हें बड़े लोग केवल मजदूरी समझते हैं, पर जिन पर पूरी व्यवस्था की सुरक्षा टिकी होती है। उसके भीतर दबी हुई करुणा फिर बहने लगी। तकनीकी क्षेत्र में खड़े कर्मचारियों की हालत शर्म से झुकी हुई थी। जिस लड़की को कुछ देर पहले प्रवेश के योग्य नहीं समझा गया था, उसने दूसरी बार हवाई अड्डे की असली कमजोरी उजागर कर दी थी। अजय मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर भाटिया, मेडिकल प्रतिक्रिया में देरी, उपकरण विफलता और आपात स्विच की खराबी, यह सब संयोग नहीं लग रहा। राघव चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी वर्षों की चमकदार व्यवस्था की परतें एक एक करके उतर रही हैं और हर परत के नीचे वही पुराना पाप सांस ले रहा है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथों पर लगा मजदूर का खून देखा। उसे लगा जैसे इतिहास अपना रंग दोहरा रहा है। किसी गरीब का श्रम, किसी अधिकारी की लापरवाही और बीच में खड़ा सत्य। उसने पास रखे सिंक में हाथ धोए, पर हथेलियों की लालिमा देर तक बनी रही। आरव उसके पास आया और बोला, आप केवल अधिकारी नहीं हो सकती। यह सब आपने कहां सीखा? अनन्या ने पानी बंद किया। उस आदमी से। उसने कहा, जिसे आपकी व्यवस्था ने अपराधी कहा था। आरव ने अर्थ समझने की कोशिश में पिता की ओर देखा। राघव ने बेटे की नजर महसूस की। वह नजर आरोप नहीं थी, पर प्रश्न थी, और प्रश्न कभी कभी आरोप से अधिक कठोर होते हैं। उसने अपने बेटे को हमेशा सम्मान, सफलता और प्रतिष्ठा की कहानियां सुनाई थीं, पर अपने अतीत के धब्बे कभी नहीं दिखाए। आज वही धब्बे उसके सामने सार्वजनिक फर्श पर फैल रहे थे। उसे लगा कि यदि अभी वह चिल्लाएगा तो टूट जाएगा, यदि चुप रहेगा तो डूब जाएगा। उसने केवल इतना कहा, निरीक्षण पूरा होने दीजिए, तब तक कोई निष्कर्ष न निकाला जाए। उसकी आवाज में पहली बार आदेश से अधिक विनती थी। अजय मेहता ने अनन्या से अनुरोध किया कि वह औपचारिक बयान दर्ज करे। वह एक छोटे कार्यालय में गई, जहां खिड़की से रनवे दिखाई देता था। विमान एक एक करके उड़ रहे थे, जैसे दुनिया को किसी एक मनुष्य के दुख से कोई मतलब न हो। उसने बयान लिखना शुरू किया। समय
स्थान, शब्द, कार्रवाई, देरी, आपात स्थिति। पर जब पिता की पर्ची पर की गई टिप्पणी लिखने की बारी आई तो उसकी उंगलियां थम गईं। अपमान को कागज पर उतारना उसे फिर से जीने जैसा होता है। उसने गहरी सांस ली और लिख दिया। बयान पूरा करके उसने बंद घड़ी को मेज पर रखा। अजय मेहता ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। ठीक होना एक लंबी प्रक्रिया है सर, आज केवल शुरुआत है। तभी उसके फोन पर दादी का संदेश आया। बाबा पूछ रहे हैं, उड़ान भर गई क्या? अनन्या की आंखें भर आईं। उसने उत्तर लिखा, उड़ान नहीं भरी दादी, पर सच उतर आया है। संदेश भेजते हुए उसे लगा कि बनारस के किसी अस्पताल कक्ष में पिता की बंद पलकों के पास यह वाक्य हवा बनकर पहुंचेगा। कार्यालय के बाहर राघव अकेला खड़ा था। वह अंदर आया, पर इस बार उसकी चाल में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसने मेज पर रखी घड़ी देखी और धीमे से पूछा, यह घड़ी देवेंद्र मिश्रा की है? अनन्या ने सिर उठाया। दोनों के बीच वर्षों का अंधेरा खड़ा था। उसने कहा, हां, वही देवेंद्र मिश्रा, जिनकी रिपोर्ट आपने कभी पढ़े बिना झूठ बना दी थी। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर विमानों की गड़गड़ाहट थी। भीतर एक आदमी की आत्मा में छिपा हुआ न्याय जागने लगा था। राघव के होंठों पर देवेंद्र मिश्रा का नाम आते ही कमरे की हवा में जैसे पुरानी राख उड़ने लगी। अनन्या ने घड़ी अपनी हथेली में उठा ली और कुछ क्षण उसे देखती रही। वह चाहती तो उसी पल राघव पर आरोपों का तूफान बरसा सकती थी, पर उसकी मां ने मरते समय नफरत से बचने की सीख दी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आपको ये घड़ी याद है, पर वह आदमी याद नहीं जिसने इसे ईमानदारी की कमाई से खरीदा था। राघव ने कुर्सी पकड़ी, क्योंकि उसके घुटने अचानक कमजोर लगने लगे थे। अजय मेहता खिड़की के पास खड़े होकर दोनों को देख रहे थे। वे अनुभवी अधिकारी थे, पर किसी फाइल में लिखे अपराध और किसी बेटी की आंखों में जले अपराध के बीच का अंतर उन्हें उस दिन समझ आ रहा था। उन्होंने राघव से पूछा, आप इस मामले के पुराने अधिकारी रहे हैं? राघव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। बाहर रनवे पर एक विमान उड़ान भर रहा था और उसकी गड़गड़ाहट ने कुछ क्षणों के लिए कमरे की चुप्पी को ढंक लिया। जब आवाज थमी तो राघव ने कहा, बहुत पुराने मामले हैं सर, स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं। अनन्या ने पहली बार हल्की कटु मुस्कान की। स्मृतियां धुंधली होती हैं साहब, पर जिन घरों की रसोई बुझती है वहां धुआं लंबे समय तक रहता है। उसके शब्दों ने राघव को भीतर तक छू लिया। उसे सावित्री का चेहरा याद नहीं था, पर देवेंद्र की पत्नी की मृत्यु की खबर उसने कभी सुनी थी और चुप रह गया था। उस समय उसने खुद से कहा था कि बड़े निर्णयों में छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज वही वाक्य उसे इतना नीच लगा कि वह अपनी ही सोच से आंख नहीं मिला पा रहा था। अचानक आरव ने दरवाजा खटखटाए बिना खोल दिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। पापा, जिस बच्चे को अभी भेजा गया था उसका परिवार वापस संपर्क कर रहा है। अस्पताल कह रहा है कि समय पर मदद न मिलती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। उसने अनन्या की ओर देखते हुए जोड़ा, मां ने भी फोन किया है। वे पूछ रही हैं कि हवाई अड्डे पर क्या हुआ। राघव ने बेटे को चुप रहने का इशारा किया, पर आरव की आंखों में आज्ञाकारिता से अधिक बेचैनी थी। वह डॉक्टर था और वह जानता था कि जीवन बचाने वाले हाथ को अपमानित करना कैसा पाप है। अनन्या कमरे से बाहर आई तो प्रतीक्षालय का दृश्य बदल चुका था। कुछ देर पहले जो लोग उसे संदेह से देख रहे थे, अब सम्मान और अपराधबोध के मिश्रण से नजरें झुका रहे थे। मजदूर को अस्पताल भेज दिया गया था, पर उसके साथियों की आंखों में अब भी भय था कि कहीं दुर्घटना का दोष उन पर न डाल दिया जाए। अनन्या ने उनकी ओर जाकर पूछा, क्या आप लोगों को सुरक्षा प्रशिक्षण नियमित मिलता है? एक युवक ने हिचकते हुए कहा, कागज पर मिलता है मैडम, असल में हमें बस जल्दी काम पूरा करने को कहा जाता है। उस उत्तर ने निरीक्षण दल के नोट्स को और गंभीर बना दिया। अजय मेहता ने तुरंत कर्मचारियों के बयान लेने का निर्देश दिया। अनन्या ने देखा कि छोटे कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे सच बोलने से पहले अपने बच्चों की फीस और घर का किराया याद कर रहे हों। उसने उनसे कहा, किसी से बदला लेने के लिए बयान मत दीजिए, केवल वही कहिए जो आपने देखा,
जो आपने सहा और जो उड़ान सुरक्षा से जुड़ा है। यह सुनकर रामखिलावन की आंखों में विश्वास लौटा। उसे लगा कि वर्षों बाद कोई अधिकारी आदेश नहीं, सहारा दे रहा है। दोपहर तक हवाई अड्डे का वह चमकता परिसर जांच, फुसफुसाहट और बेचैनी से भर गया। मीडिया को अभी भीतर आने की अनुमति नहीं थी, पर मोबाइल वीडियो बाहर फैल चुके थे। राघव अपने केबिन में बैठा बार बार फोन उठा रहा था और रख दे रहा था। दिल्ली के कुछ पुराने संपर्कों ने उसे सावधान रहने की सलाह दी, कुछ ने दूरी बना ली। सत्ता की सबसे क्रूर विशेषता यही है कि वह गिरते हुए आदमी को पहले पहचानती नहीं, फिर बचाती नहीं। राघव को पहली बार समझ आया कि जिन सीढ़ियों पर चढ़कर वह ऊपर आया, वे लकड़ी की नहीं, लोगों की चुप्पियों की बनी थीं। इसी बीच मीरा भाटिया का फोन फिर आया। आरव ने फोन उठाया और सारी बात छिपाने की कोशिश की, पर मां की आवाज कांप रही थी। आरव, सच बताओ, क्या वहां कोई अनन्या मिश्रा है? यह नाम सुनकर आरव चौंक गया। उसने धीमे से पूछा, मां, आप उन्हें जानती हैं? उधर लंबी चुप्पी रही। फिर मीरा ने कहा, मैंने उसे बच्ची के रूप में नहीं देखा, पर उसके घर की राख मेरी पूजा में हमेशा रही है। आरव समझ नहीं पाया, पर उसके भीतर, अपने घर की दीवारों के पीछे छिपी कहानी की आहट साफ सुनाई देने लगी। मीरा ने उसी दिन अस्पताल से हवाई अड्डे आने की जिद की। वह स्वयं हृदय रोग से जूझ रही थी, पर अपराध बोध कई बार बीमारी से अधिक ताकतवर हो जाता है। जब व्हील चेयर पर बैठी, वह वीआईपी प्रवेश से भीतर लाई गई, तो राघव का चेहरा डर से भर गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। मीरा ने उसकी ओर देखे बिना उत्तर दिया। जहां पाप खुलने लगे, वहां पत्नी को भी उपस्थित होना चाहिए। मैंने इतने साल तुम्हारी चुप्पी ढोई है, आज तुम्हारे सच का चेहरा देखना चाहती हूं। राघव की आंखें झुक गईं। अनन्या ने मीरा को देखा तो उसके भीतर अनपेक्षित करुणा उठी। यह वही परिवार था जिसके कारण उसके अपने घर की दीवारें रोई थीं। फिर भी इस बीमार स्त्री की आंखों में घमंड नहीं, पश्चाताप था। मीरा ने अनन्या के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, मैं क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं, उसने कहा। अनन्या पीछे हट गई। माताजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। अपराध जिसने किया, उसका भार कोई और अपने शरीर पर क्यों उठाए? मीरा रो पड़ी। क्योंकि कई बार स्त्रियां पाप नहीं करती, पर उसके घर में रहकर उसकी राख रोज साफ करती हैं। मीरा ने बताया कि पुराने मामले के बाद उसे कुछ अनियमितताओं का संदेह हुआ था। राघव ने कभी स्वीकार नहीं किया, पर वह रातों में चौंकर उठता, देवेंद्र का नाम बड़बड़ाता और फिर क्रोध में सब बात दबा देता। मीरा ने छिपकर बनारस के एक पते पर कई बार थोड़े पैसे भेजे, पर कभी अपना नाम नहीं लिखा। अनन्या को याद आया कि मां की मृत्यु के बाद कुछ महीनों तक अज्ञात सहायता आती रही थी, जिसे दादी ईश्वर की दया कहती थीं। उसकी आंखें भर आईं। न्याय की दुनिया इतनी सीधी नहीं थी। दोष और दया कभी कभी एक ही घर की अलग खिड़कियों से झांकते हैं। राघव ने यह सुनकर पत्नी की ओर देखा। उसे अपने ही घर में छिपे इस मौन प्रायश्चित का पता न था। वह कहना चाहता था कि उससे गलती हुई, पर गलती शब्द बहुत छोटा था। देवेंद्र की नौकरी गई थी, सावित्री की जान गई थी, अनन्या का बचपन राख हुआ था। यह कोई कागजी त्रुटि नहीं, एक परिवार के भाग्य की हत्या थी। उसने पहली बार स्वयं से पूछा कि क्या वह सचमुच मजबूर था, या उसने सुविधा को मजबूरी का नाम देकर अपने अपराध को पूजा की थाली में छिपा दिया था। अजय मेहता ने औपचारिक जांच शुरू होने तक सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया। सर्वर रूम सील किया गया, रखरखाव लॉग की प्रतियां ली गईं और पुराने स्कैन मंगवाए गए। अनन्या को निरीक्षण प्रोटोकॉल के तहत टीम में शामिल कर लिया गया, पर उसे चेतावनी दी गई कि व्यक्तिगत हित के कारण हर कदम दर्ज होगा। उसने यह शर्त स्वीकार की। उसके लिए पारदर्शिता अपमान नहीं थी, शक्ति थी। राघव ने यह सब देखा और समझ गया कि यह लड़की बदले की आग में अंधी नहीं, व्यवस्था की भाषा में प्रशिक्षित सत्य है। शाम होने लगी थी। शीशे की दीवारों पर सूरज का रंग केसरिया हो गया। हवाई अड्डे में यात्रियों की आवाजाही जारी थी, जैसे दुनिया अपने काम से कभी पूरी तरह नहीं रुकती। अनन्या ने पिता को फोन मिलाया। दादी ने उठाया
और रोते स्वर में कहा कि देवेंद्र बार बार आंख खोलकर उसका नाम पूछ रहे हैं। अनन्या ने फोन कान से लगाकर कहा, बाबा, मैं ठीक हूं, आपकी फाइल मेरे हाथ में है। कुछ लोग बोलने लगे हैं। उधर से केवल भारी सांसें आईं। फिर बहुत धीमे स्वर में देवेंद्र ने कहा, किसी को तोड़ना मत, बेटी, सच को खड़ा करना। इन शब्दों ने अनन्या के भीतर फिर संतुलन भर दिया। वह राघव को जेल में देखने की कल्पना कर सकती थी, पर पिता ने उसे अपराधी से अधिक अपराध की संरचना देखने को कहा था। उसने फोन बंद किया और लंबी सांस ली। तभी आरव उसके पास आया। मेरे पिता ने जो किया उसका बचाव मैं नहीं करूंगा, उसने कहा, पर यदि आपको कभी मेडिकल सहायता, रिकॉर्ड या गवाही में मेरी जरूरत हो, मैं उपलब्ध हूं। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसके भीतर कोई कोमलता नहीं जागी, पर एक न्यायपूर्ण दूरी बनी। सत्य के लिए खड़े रहिए, उसने कहा, मेरे लिए नहीं। रात के पहले पहर निरीक्षण दल ने अस्थायी रिपोर्ट तैयार की। उसमें प्रवेश पर अपमानजनक व्यवहार, आपातकालीन प्रतिक्रिया की विफलता, उपकरण रखरखाव की कमी और पुराने मामले से जुड़ी दस्तावेजी विसंगतियों की प्रारंभिक टिप्पणी दर्ज हुई। राघव से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया। जब वह बयान लिखने बैठा, उसकी उंगलियां रुक गईं। वर्षों तक वह दूसरों से स्पष्टीकरण मांगता रहा था। आज वही शब्द उसके सामने न्याय के दर्पण की तरह रखे थे। उसने पेन उठाया, पर पहला वाक्य लिखने में उसे कई मिनट लग गए। मीरा बाहर बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी माला के दाने धीरे धीरे चल रहे थे, पर मन में मंत्र से अधिक स्वीकारोक्ति थी। उसने अनन्या को पास बुलाया और अपने पर्स से एक पुरानी रसीद निकाली। यह पहली मनी ऑर्डर की रसीद है, उसने कहा। मैंने इसे संभाल कर रखा। शायद एक दिन तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी मां की मृत्यु के बाद कोई अजनबी नहीं, एक अपराधी की पत्नी रोई थी। अनन्या ने रसीद ली, पर उसके हाथ कांप गए। करुणा और क्रोध जब साथ आते हैं तो मनुष्य भीतर से दो दिशाओं में फटता है। अनन्या ने मीरा से कहा, आपकी सहायता ने शायद हमें कुछ दिन संभाला होगा, पर उससे सच वापस नहीं आया। मीरा ने सिर झुका लिया। हां बेटी, दान पाप का प्रायश्चित नहीं होता, केवल आत्मा की चीख को थोड़ी देर शांत करता है। यह उत्तर सुनकर अनन्या का हृदय नरम हुआ, पर पूरी तरह नहीं। उसे अपनी मां की सूनी आंखें याद थीं। उसने रसीद वापस नहीं की। उसने उसे फाइल में रख लिया, क्योंकि इतिहास को केवल अपराध के प्रमाण नहीं, मनुष्यता की बिखरी हुई निशानियां भी चाहिए होती हैं। राघव का लिखित बयान अंततः अधूरा रहा। उसने कई बार लिखा कि उसने प्रक्रिया के अनुसार काम किया, फिर काट दिया। उसने लिखा कि पुराने मामले से उसका संबंध सीमित था, फिर हाथ रुक गया। कागज पर कटे हुए शब्द उसकी आत्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। जब अजय मेहता ने बयान मांगा, राघव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे समय चाहिए। अजय ने कठोरता से कहा, समय आपको 15 वर्ष मिला था, अब दस्तावेज बोलेंगे। राघव ने पहली बार प्रतिवाद नहीं किया। वह जानता था कि समय सचमुच उसके खिलाफ गवाही देने लगा है। रात में हवाई अड्डे के मंदिर जैसे छोटे प्रार्थना कक्ष में अनन्या अकेली गई। वहां गणेश की छोटी प्रतिमा थी, कुछ मुरझाए फूल और पीतल की घंटी। उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, केवल आंखें बंद करके मां, पिता और अपने भीतर पलते क्रोध को याद किया। उसने भगवान से शत्रु के विनाश की नहीं, अपने विवेक की रक्षा की याचना की। बाहर विमान उतर रहे थे, उड़ रहे थे, लोग मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। भीतर एक बेटी समझ रही थी कि न्याय की राह पर दया बोझ नहीं, दिशा भी हो सकती है। जब वह बाहर निकली, राघव गलियारे में खड़ा था। उसके चेहरे पर उम्र अचानक कई साल बढ़ गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अनन्या, मैं अभी सब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं, पर मैं भागूंगा नहीं। अनन्या ने उसकी ओर सीधा देखा। भागना केवल शहर छोड़ना नहीं होता साहब, सच से मुंह मोड़ना भी भागना है। राघव ने सिर झुका लिया। शायद मैं बहुत वर्षों से भाग रहा हूं, उसने कहा। यह पूर्ण स्वीकार नहीं था, पर अहंकार की दीवार में पहली स्पष्ट दरार थी। अनन्या ने उत्तर नहीं दिया। वह शीशे की दीवार के पास खड़ी होकर अंधेरे रनवे की रोशनियां देखने लगी। उसे लगा,
हर रोशनी किसी अनदेखे कर्मचारी के श्रम, किसी पायलट के भरोसे और किसी यात्री की प्रार्थना से जलती है। यदि एक आदमी की बेईमानी उनमें अंधेरा भर दे तो पूरी उड़ान पाप का बोझ बन जाती है। उसने अपनी फाइल कसकर पकड़ी और मन ही मन कहा कि अब यह लड़ाई केवल देवेंद्र मिश्रा के नाम की नहीं रहेगी। यह हर उस हाथ की होगी जिसे व्यवस्था ने इस्तेमाल किया पर सम्मान नहीं दिया। अंतिम घोषणा के बाद रात की भीड़ कम होने लगी। निरीक्षण दल ने अनन्या के लिए अतिथि कक्ष की व्यवस्था की, पर उसने जाने से पहले राम खिलावन को खोजा। बूढ़ा सफाईकर्मी कोने में बैठा था, हाथ में पुराना कपड़ा लिए। उसने उसे देखकर कहा, बिटिया, आज थोड़ा हल्का लग रहा है। अनन्या ने उसके पास बैठकर पूछा, काका, वे कागज कहाँ हैं? राम खिलावन ने अपनी छाती पर हाथ रखा। कल सुबह ले आऊंगा। उन्हें मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर के पीछे रखा है। डरता था पर फेंक नहीं पाया। अनन्या ने उसकी आंखों में कृतज्ञता से देखा। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। अतिथि कक्ष की सफेद चादर पर लेटे हुए उसे अस्पताल की गंध, मां की चिता, पिता की घड़ी, मीरा की रसीद और राघव की झुकी आवाज सब एक साथ सुनाई देते रहे। बाहर रनवे पर अंतिम विमान ने उड़ान भरी तो खिड़की हल्की कांपी। उसने बंद घड़ी को तकिए के पास रखा और महसूस किया कि उसके रुके हुए कांटे भी जैसे भीतर से हिलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद न्याय भी ऐसी ही घड़ी होता है, लंबे समय तक बंद, फिर अचानक किसी बेटी की हिम्मत से चल पड़ता है। सुबह की पहली रोशनी हवाई अड्डे के कांच पर उतरी तो रात की थकान अब भी गलियारों में पड़ी थी। अनन्या ने बहुत कम नींद ली थी, पर उसके चेहरे पर थकान से अधिक स्थिरता थी। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया, पिता की बंद घड़ी को झोले में रखा और फाइलों को क्रम से सजाया। बाहर चाय बेचने वाले की आवाज, सफाई मशीनों की घरघराहट और दूर से आती आरती की धुन एक साथ सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे बनारस की गंगा भी इस अजनबी शहर में उसकी पीठ पर हाथ रखे खड़ी है। राम खिलावन ठीक 7 बजे पुराने कपड़े के थैले के साथ आया। उसके चेहरे पर पूरी रात जागने की सूजन थी, पर आंखों में डर की जगह एक विचित्र हल्कापन था। उसने थैला दोनों हाथों से अनन्या को दिया, जैसे कोई गरीब आदमी अपनी आखिरी पूजा की थाली सौंप रहा हो। भीतर पीले पड़ चुके कागज, फोटोकॉपी, एक पुराना रखरखाव नोट और 2 पत्र थे। बिटिया, उसने कहा, ये सब मैंने तब छिपाया था जब साहब लोग रिकॉर्ड रूम साफ करा रहे थे। मैंने पाप रोक तो नहीं पाया, पर प्रमाण मरने नहीं दिया। अनन्या ने कागजों को छूते हुए आंखें बंद कर लीं। वर्षों से जिस सत्य की कल्पना वह अपने भीतर करती आई थी, वह अब बूढ़े हाथों से निकले कागजों की शक्ल में सामने पड़ा था। उसने हर पन्ने को सावधानी से देखा। एक पत्र देवेंद्र के हस्ताक्षर वाला था, जिसमें उन्होंने निम्न गुणवत्ता वाले पुर्जों पर आपत्ति दर्ज की थी। दूसरी फोटोकॉपी में वही आपत्ति गायब थी। तारीखें बदली गई थीं, नोटिंग की भाषा बदली थी, और एक जगह राघव के हस्ताक्षर ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे कमरे में अपराध का दीपक जल उठा हो। अजय मेहता ने तुरंत दस्तावेजों को सील करवाया और डिजिटल स्कैन टीम को बुलाया। अनन्या ने उनसे कहा कि हर पन्ने पर राम खिलावन का बयान भी दर्ज हो, क्योंकि गरीब गवाह की आवाज अक्सर बड़े कागजों के नीचे दब जाती है। राम खिलावन कांपते हाथों से बयान देने बैठा। उसने बताया कि उस समय रिकॉर्ड बदलवाए गए थे, रात में फाइलें निकाली गई थीं और 2 कर्मचारियों को अचानक तबादले की धमकी दी गई थी। उसकी आवाज कई बार टूटती, पर हर टूटन में सच की खुरदरी ताकत थी। राघव के दफ्तर तक यह खबर पहुंच चुकी थी। राघव ने जब पुराने दस्तावेजों के मिलने की सूचना सुनी तो उसकी सांस एक पल को रुक गई। वह अपने केबिन की चमड़े की कुर्सी पर बैठा था, मगर उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा। विमान समय पर उड़ रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, यात्री कॉफी पी रहे थे। बाहर सब सामान्य था। भीतर 15 साल पुराना तूफान फिर उठ चुका था। उसने मेज की दराज खोली, जहां कुछ निजी पत्र रखे थे। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी, जिसमें युवा देवेंद्र निरीक्षण दल के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह तस्वीर उसने कभी नष्ट नहीं की थी। शायद अपराधी मन अपनी ही गवाही को पूरी तरह मिटा नहीं पाता। देवेंद्र उस तस्वीर में साधारण वर्दी में थे। आंखों में ईमानदारी की चमक थी।
राघव ने अपनी युवा छवि देखी, महंगे चश्मे, सीधी गर्दन और विजय का अहंकार। उसे याद आया कि उस समय उसने सोचा था, एक छोटे इंजीनियर को हटाने से व्यवस्था रुक नहीं जाएगी। आज समझ आया कि व्यवस्था शायद नहीं रुकी, पर एक परिवार की सांस रुक गई थी। उसने तस्वीर पलट दी, पर देवेंद्र की आंखें उसकी स्मृति से हटने को तैयार न थीं। मीरा सुबह की दवा लेकर अतिथि कक्ष में बैठी थी। आरव ने उसे लौटने को कहा, मगर वह जिद पर अड़ी रही। आज मैं उस सत्य से भागकर अस्पताल नहीं जाऊंगी, उसने कहा। आरव के लिए पिता का यह रूप असहनीय था। बचपन में उसने राघव को सफल, सम्मानित और कठोर देखा था, पर अपराध से डरता हुआ आदमी नहीं। उसने मां से पूछा, क्या आपको सब पता था? मीरा ने लंबी सांस ली। सब नहीं बेटा, पर इतना पता था कि तुम्हारे पिता ने किसी और के दुख पर अपना घर खड़ा किया है। यही जानना भी कम श्राप नहीं होता। निरीक्षण कक्ष में जब दस्तावेजों की तुलना शुरू हुई, तो हर पन्ना किसी गवाही की तरह खुलता गया। पुरानी लॉगबुक में देवेंद्र का नोट स्पष्ट था कि पुर्जे अस्वीकृत किए जाएं। बाद के रिकॉर्ड में वही नोट बदलकर यह लिखा गया था कि पुर्जे उपयोग योग्य हैं। हस्ताक्षर की स्याही और तारीखों की असंगति ने छेड़छाड़ की पुष्टि का प्रारंभिक आधार दे दिया। अनन्या सब देखती रही। उसके भीतर रोना उठता, पर वह उसे लिखित टिप्पणियों में बदल देती। न्याय की मेज पर आंसू प्रमाण नहीं होते, पर प्रमाणों के पीछे आंसू ही खड़े रहते हैं। दोपहर तक दिल्ली कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ गई। वरिष्ठ निदेशक, कानूनी सलाहकार और सुरक्षा ऑडिट प्रमुख स्क्रीन पर थे। अजय मेहता ने पूरा क्रम बताया। प्रवेश पर अनन्या को रोका जाना, आपातकालीन विफलताएं, पुराने दस्तावेजों का मिलना और राघव का संभावित हित संघर्ष। स्क्रीन के दूसरी ओर बैठे निदेशक ने अनन्या से पूछा, आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं। क्या आप आधिकारिक भूमिका से हटना चाहेंगी? अनन्या ने सिर उठाकर उत्तर दिया, मैं जांच का विषय नहीं छिपा रही, पर यदि मैं हटती हूं तो भी सत्य को हटाया नहीं जा सकता। उसके उत्तर में न चुनौती थी, न विनती। निदेशक कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले कि पारदर्शिता के लिए वह सहायक अधिकारी की भूमिका में रहेंगी। अंतिम निर्णय स्वतंत्र समिति करेगी। अनन्या ने स्वीकार कर लिया। इसी समय राघव को कक्ष में बुलाया गया। वह अंदर आया तो उसकी चाल मापी हुई थी, पर चेहरे पर जागी हुई रात साफ थी। उसने अनन्या की ओर देखा, फिर स्क्रीन की ओर। कभी उसी की आवाज से छोटे कर्मचारी कांपते थे, आज वह स्वयं सवालों के सामने खड़ा था। कर्म का चक्र घूमता है तो कुर्सियां भी गवाह बन जाती हैं। कानूनी सलाहकार ने राघव से पूछा कि देवेंद्र मिश्रा की मूल आपत्ति रिपोर्ट बाद के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। राघव ने पहले कहा कि वह उस समय संचालन विभाग में था, रखरखाव रिकॉर्ड उसका प्रत्यक्ष क्षेत्र नहीं था। फिर अजय मेहता ने उसके हस्ताक्षर वाला अनुमति नोट सामने रखा। कमरे में चुप्पी छा गई। राघव ने पानी मांगा। उसकी उंगलियां गिलास पर कस गईं। मुझ पर ऊपर से दबाव था, उसने धीमे से कहा। यह वाक्य आधा स्वीकार था और आधा बचाव। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वही बचाव उसके पिता की जिंदगी पर भारी पड़ा था। दबाव किसका था? अजय मेहता ने पूछा। राघव ने कई नाम लिए, कुछ मृत, कुछ सेवानिवृत्त, कुछ अब भी प्रभावशाली। उसने कहा कि मंत्री के कार्यालय से फोन आया था, ठेकेदारों ने धमकी दी थी, और यदि विमानन आपूर्ति घोटाला खुलता तो कई बड़े लोग फंसते। मैं तब युवा था, उसने जोड़ा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मेरे पिता भी तब युवा थे साहब। उनके पास भी परिवार था, नौकरी थी, डरने के कारण थे, फिर भी उन्होंने झूठ पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह सुनते ही राघव का चेहरा झुक गया। आरव दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर आघात था। पिता की हर सफाई उसे अपने बचपन की किसी दीवार को गिराती लगी। मीरा ने माला कसकर पकड़ ली। उसे पता था कि अपराध स्वीकार करने से पहले मनुष्य अपने लिए कारण खोजता है, ताकि आत्मा पूरी तरह नग्न न हो, पर कारण अपराध को हल्का नहीं करते। राघव ने अंततः कहा कि रिकॉर्ड बदलने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका थी, पर उसने दुर्घटना की संभावना इतनी गंभीर नहीं मानी थी। यह सुनते ही रामखिलावन ने बाहर से रोते हुए कहा, मिश्रा जी ने गंभीर लिखा था साहब,
आपने पढ़ा ही नहीं। कमरे का दरवाजा खुला और राम खिलावन को भीतर लाया गया। बूढ़े ने अपने बयान में कहा कि देवेंद्र ने अंतिम दिन तक अपनी आपत्ति वापस लेने से इनकार किया था। उसने यह भी बताया कि निलंबन से पहले देवेंद्र को अलग कमरे में बुलाकर डराया गया। राघव ने आंखें बंद कर लीं। उस मुलाकात का हर शब्द अब लौट आया। तुम्हारी बेटी छोटी है मिश्रा जी, नौकरी जाएगी तो घर कैसे चलेगा? देवेंद्र ने उत्तर दिया था। बेटी को भूखा रख लूंगा, पर झूठा नाम देकर नहीं पालूंगा। राघव ने वह वाक्य दफना दिया था। आज वही उसकी छाती में कील बनकर उतरा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रारंभिक आदेश जारी हुआ। राघव को जांच पूरी होने तक प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। पुराने मामले की पुनर्समीक्षा की औपचारिक घोषणा तैयार होने लगी। हवाई अड्डे के मुख्य कार्यालय में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे, कुछ डर रहे थे कि अगली जांच उन तक पहुंचेगी। अनन्या ने फाइल बंद की, पर उसके हाथ हल्के नहीं हुए। न्याय का पहला दरवाजा खुला था, मगर भीतर जाने के लिए अभी कई अंधेरे कमरों से गुजरना था। उसे पिता की सांसों की चिंता सताने लगी। तभी दिल्ली से नया संदेश आया कि मीडिया में फैले वीडियो के कारण आधिकारिक बयान देना आवश्यक है। अजय मेहता ने निर्णय लिया कि सीमित प्रेस ब्रीफिंग में केवल प्रक्रियात्मक तथ्य बताए जाएंगे। राघव से भी सार्वजनिक माफी की अपेक्षा की गई, क्योंकि प्रवेश पर किया गया अपमान रिकॉर्ड में साफ था। यह सुनकर राघव ने सिर उठाया। सार्वजनिक? उसने लगभग फुसफुसाकर पूछा। अजय ने कहा, अपमान सार्वजनिक था, माफी निजी कैसे हो सकती है? यह वाक्य सुनते ही अनन्या के भीतर सर्द लहर दौड़ी। वह बदला नहीं चाहती थी, पर सत्य का सम्मान आवश्यक था। शाम को उसी प्रतीक्षालय में छोटा सा मंच बनाया गया, जहां पिछली सुबह उसे रोका गया था। यात्रियों की भीड़ नियंत्रित दूरी पर थी। कर्मचारी पंक्तियों में खड़े थे और कैमरों की लाल बत्तियां चमक रही थीं। अनन्या पीछे खड़ी रहना चाहती थी, पर अजय मेहता ने उसे सामने आने का आग्रह किया। उसने साधारण साड़ी ठीक की, झोला कंधे पर डाला और शांत चेहरे से खड़ी हो गई। किसी ने उसके लिए कुर्सी रखी, पर उसने खड़े रहना चुना। वह उन अनगिनत गरीबों की तरह खड़ी रहना चाहती थी, जिन्हें कभी बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। राघव मंच पर आया। उसके कदम भारी थे। वह वर्षों तक ऐसे मंचों पर पुरस्कार लेते, भाषण देते, आदेश सुनाते खड़ा हुआ था। आज पहली बार उसे अपनी आवाज किसी और के सम्मान के सामने झुकानी थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा, पर शब्द नहीं निकले। भीड़ में फुसफुसाहट उठी। मीरा व्हीलचेयर पर दूर बैठी रो रही थी। आरव की आंखें पिता पर टिकी थीं। अनन्या ने राघव की ओर देखा। उसमें विजय का भाव नहीं था। यह देखकर राघव और टूट गया, क्योंकि जिस व्यक्ति से वह दया की अपेक्षा नहीं कर रहा था, उसी की संयत दृष्टि उसे सबसे अधिक दंड दे रही थी। राघव ने अंततः कहा, कल इस हवाई अड्डे पर मिस अनन्या मिश्रा के साथ जो व्यवहार हुआ, वह अनुचित, अपमानजनक और हमारी सेवा प्रतिज्ञा के विरुद्ध था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनके दस्तावेजों को संदेह की दृष्टि से देखा, उनके वस्त्रों और सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्णय लिया और एक नागरिक के सम्मान को ठेस पहुंचाई। इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहता हूं। उसने यह कहते हुए अनन्या की ओर मुड़कर हाथ जोड़ दिए, पर हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं लगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और सचमुच सिर झुका दिया। वह दृश्य हवाई अड्डे की स्मृति में अंकित हो गया। एक प्रबंधक, जिसकी आवाज कभी आदेश थी, साधारण साड़ी पहनी एक लड़की के सामने झुका हुआ खड़ा था। कैमरे चमके, लोग सन्न रह गए। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। राम खिलावन ने चुपचाप अपने माथे को छुआ, जैसे किसी पुराने बोझ का थोड़ा हिस्सा उतर गया हो। अनन्या ने राघव को कुछ क्षण झुका रहने दिया, क्योंकि यह क्षण उसके लिए नहीं, उसके पिता की टूटी रीढ़, मां की बुझी आंखों और उन सब गरीबों के लिए था, जिन्हें बिना सुने दोषी ठहरा दिया गया था। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, सिर उठाइए मिस्टर भाटिया। माफी का अर्थ केवल झुकना नहीं, सच के साथ खड़ा होना है। राघव ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। अनन्या ने माइक्रोफोन लिया। मैं इस सार्वजनिक क्षमा को व्यक्तिगत विजय नहीं मानती, उसने कहा। यदि आज कोई सीख है,
तो यही कि हवाई अड्डा केवल अमीर यात्रियों, चमकदार सूटों और वीआईपी गेटों का स्थान नहीं है। यहाँ सफाईकर्मी, तकनीशियन, मजदूर, बीमार पिता की बेटी और डरते हुए गवाह भी इसी देश की गरिमा लेकर चलते हैं। उनकी गरीबी उनका अपराध नहीं है। उसके शब्दों के बाद कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमी तालियां बजने लगीं। वह तालियां उत्सव की नहीं, आत्मस्वीकृति की थीं। अजय मेहता ने संकेत किया कि ब्रीफिंग समाप्त है, पर तभी राघव ने फिर माइक्रोफोन लिया। देवेंद्र मिश्रा के पुराने मामले में मेरी भूमिका की जांच होगी, उसने कहा, और मैं सहयोग करूंगा। यह वाक्य पूर्ण स्वीकार नहीं था, पर वह सार्वजनिक दीवार पर पहली दरार थी। अनन्या ने उसे देखा। उसे लगा कि कर्म ने आज केवल दंड नहीं दिया, संभावना भी खोली है यदि अपराधी सचमुच भागना छोड़ दे। ब्रीफिंग के बाद मीडिया ने अनन्या को घेरना चाहा, पर उसने कोई व्यक्तिगत बयान नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि जांच संस्थागत प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी। उसे सनसनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सनसनी कई बार न्याय को तमाशा बना देती है। वह भीड़ से हटकर एक कोने में खड़ी हुई और पिता को फोन मिलाया। इस बार देवेंद्र ने स्वयं फोन उठाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। अनन्या ने कहा, बाबा, उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। आपका नाम फिर से खुल रहा है। उधर लंबी चुप्पी रही, फिर धीमी रुलाई सुनाई दी। देवेंद्र ने टूटी आवाज में कहा, बेटी, उसने सिर झुकाया। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। हां बाबा, पर मैंने उसे कहा कि सिर उठाकर सच बोलना होगा। देवेंद्र ने बहुत धीमे कहा, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी गुरु है। यह सुनकर अनन्या दीवार से टिक गई। वर्षों की कठोरता के भीतर छिपी बच्ची अचानक रो पड़ी। उसने फोन छाती से लगा लिया, जैसे पिता का हाथ उसकी पीठ पर हो। दूर खड़ी मीरा ने यह दृश्य देखा और अपने आंचल से चेहरा ढक लिया। कुछ पीड़ाएं शब्दों से नहीं, दूसरे की रुलाई देखकर समझ आती हैं। रात गहराई तो हवाई अड्डे की रोशनियां और चमकने लगीं। राघव अपने खाली होते केबिन में बैठा था। दीवार से पुरस्कार उतारे नहीं गए थे, पर उन्हें देखकर अब गर्व नहीं, बोझ महसूस होता था। उसने पहली बार देवेंद्र मिश्रा की पुरानी तस्वीर मेज पर सामने रखी। फिर उसने एक कागज निकाला और लिखना शुरू किया। मैं, राघव भाटिया, यह स्वीकार करता हूं कि। उसका हाथ फिर कांपा, पर इस बार उसने पेन नहीं छोड़ा। बाहर से विमानों की आवाज आती रही। शायद आकाश भी उस रात किसी स्वीकारोक्ति की प्रतीक्षा में ठहरा हुआ था। अनन्या अतिथि कक्ष में लौटी तो उसकी बंद घड़ी मेज पर गिरते ही हल्की सी आवाज हुई। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। कांटे अब भी उसी जगह थे, पर उसे लगा जैसे उनके भीतर अदृश्य कंपन है। उसने दादी को संदेश भेजा, कर्म ने दरवाजा खटखटाया है। फिर उसने खिड़की से रनवे देखा। आज पहली बार उसे लगा कि उड़ान छूट जाना हार नहीं था। कभी कभी नियति मनुष्य को गंतव्य से रोकती है, ताकि वह वहीं खड़ा होकर वह सत्य देख सके जिससे पूरी यात्रा का अर्थ बदल जाता है। अगली सुबह अनन्या ने सबसे पहले जांच समिति को एक लिखित निवेदन दिया। उसमें उसने मांग की कि केवल राघव भाटिया को दंडित करने से बात पूरी नहीं होगी, बल्कि उन सभी प्रक्रियाओं की जांच होनी चाहिए जिनके कारण छोटे कर्मचारियों को झूठ बोलने, घटिया पुर्जों को स्वीकार करने और दुर्घटनाओं को छिपाने पर मजबूर किया गया। अजय मेहता ने कागज पढ़ते हुए उसे देखा। तुम अपने पिता के लिए न्याय चाहती हो या पूरी व्यवस्था बदलना चाहती हो? उन्होंने पूछा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, बाबा अकेले नहीं थे सर। उसकी बात में नारा नहीं था, अनुभव था। उसने पिछले दिन की घटनाओं का विस्तृत विवरण जोड़ा। मेडिकल किट की देरी, बैगेज बेल्ट का खराब स्विच, प्रशिक्षण के कागजी रिकॉर्ड और उन कर्मचारियों का भय जिनकी आवाज कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती। उसने प्रस्ताव रखा कि जब तक जांच पूरी न हो, किसी भी सफाईकर्मी, तकनीशियन या मजदूर पर दबाव डालकर बयान न बदला जाए। उसकी मांग छोटी दिखती थी, पर व्यवस्था की जड़ पर हाथ रखती थी। अन्याय अक्सर बड़े आदेशों से नहीं, छोटे डर से पलता है। राघव को उसके अस्थायी निलंबन के बाद एक अलग कमरे में बैठाया गया था। वह अब भी औपचारिक रूप से दोषी घोषित नहीं हुआ था, पर उसकी कुर्सी उससे छिन चुकी थी। लोग अब उसके कमरे में प्रवेश करते समय
वैसे नहीं झुकते थे जैसे कल तक झुकते थे। यह परिवर्तन उसे चुभ रहा था, पर पहली बार वह समझ रहा था कि झुकना कैसा लगता है। उसने अपनी स्वीकारोक्ति का मसौदा कई बार पढ़ा। हर वाक्य में वह स्वयं को बचाना चाहता था, मगर देवेंद्र का चेहरा बीच में आकर शब्दों को झूठा बना देता। दोपहर में मीरा की तबीयत बिगड़ गई। हवाई अड्डे के चिकित्सकीय कक्ष से उसे तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। आरव ने अनन्या को सूचना दी, पर यह भी कहा कि उस पर कोई बाध्यता नहीं है। अनन्या कुछ क्षण चुप रही। वह जानती थी कि मीरा अपराधी नहीं थी, पर उसी घर की सदस्य थी जहां उसके पिता का सच दबाया गया। फिर उसे मां सावित्री का चेहरा याद आया, जो हमेशा कहती थी कि बीमार मनुष्य के सामने क्रोध को भी जूते उतारकर जाना चाहिए। अनन्या अस्पताल जाने को तैयार हो गई। अस्पताल के कमरे में मीरा ऑक्सीजन के सहारे लेटी थी। महंगे पर्दे, सफेद चादर और मशीनों की धीमी आवाज के बीच भी उसका चेहरा बहुत अकेला लग रहा था। राघव दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे अंदर आने का अधिकार खो चुका हो। अनन्या ने भीतर कदम रखा तो मीरा की आंखें खुली। उसने हाथ बढ़ाया। बेटी, तुम आई? उसने फुसफुसाया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर कोई भावुक शब्द नहीं कहा। उसके भीतर अभी भी राख गर्म थी। दया ने क्रोध को हटाया नहीं था, केवल थोड़ी जगह मांग ली थी। मीरा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि पुराने हादसे के बाद राघव कई रात शराब पीकर लौटता था और कहता था कि गरीब आदमी की आवाज जल्दी शांत हो जाती है। फिर कुछ महीनों बाद वह अनन्या के घर के बाहर तक गई थी, पर भीतर जाने का साहस नहीं हुआ। उसने सावित्री को पीली साड़ी में दरवाजे पर बैठे देखा था। चेहरे पर ऐसा सूना दर्द था कि मीरा वापस लौटकर घंटों रोई थी। मैंने उस दिन ही समझ लिया था, वह बोली, कि पाप केवल करने वाले को नहीं, देखने वाले को भी खाता है। अनन्या ने आंखें झुका लीं। उसे पहली बार अपनी मां के उन अज्ञात दिनों का कोई बाहरी साक्षी मिला था, जिनके बारे में घर में कभी विस्तार से बात नहीं हुई। उसने पूछा, आपने सच क्यों नहीं बताया? मीरा की सांस भारी हो गई। डर, उसने कहा। घर टूटने का डर, बेटे के भविष्य का डर, समाज का डर। फिर धीरे धीरे डर आदत बन गया, और आदत पाप से भी खतरनाक होती है। बेटी, क्योंकि वह मनुष्य को अपने ही अपराध के साथ सोना सिखा देती है। अनन्या के भीतर शब्द नहीं बचे। आरव बाहर खिड़की के पास खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके लिए मां की स्वीकारोक्ति उतनी ही दर्दनाक थी जितनी पिता की। उसे लगा कि उसका बचपन किसी साफ घर में नहीं, बंद अलमारियों में छिपे धुएं के बीच बीता था। उसने अनन्या से कहा, मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूं, पर केवल तब जब आप अनुमति दें। अनन्या ने उसे देखा। वे बीमार हैं, उसने कहा, और उनका हृदय बहुत कुछ सह चुका है। उनसे मिलने से पहले आपको समझना होगा कि पछतावे का बोझ दिखाने नहीं, उठाने के लिए होता है। अस्पताल से लौटते समय अनन्या ने राघव को गलियारे में अकेला पाया। उसने पहली बार बिना बचाव के कहा, मैं देवेंद्र मिश्रा से मिलना चाहता हूं। अनन्या रुक गई। क्यों? उसने पूछा। राघव ने उत्तर खोजने में देर की। शायद क्षमा मांगने, उसने कहा। अनन्या की आंखें कठोर हो गईं। क्षमा कोई अस्पताल की दवा नहीं, जिसे देर से सही खरीद कर दे दिया जाए। आप उनसे सच कहने जा सकते हैं, क्षमा मांगने नहीं। क्षमा उनका अधिकार है, आपकी मांग नहीं। राघव ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। जांच अगले 3 दिनों तक जारी रही। सर्वर से निकाले गए पुराने ईमेल, भुगतान रजिस्टर और ठेकेदारों की फाइलों ने एक बड़े नेटवर्क का संकेत दिया। कई नाम सामने आए, जिनमें से कुछ अब राजनीति में थे, कुछ निजी विमानन कंपनियों में सलाहकार बन चुके थे। अजय मेहता ने अनन्या से कहा कि यह मामला व्यक्तिगत पुनर्विचार से आगे जाकर आपराधिक जांच में बदल सकता है। अनन्या ने सिर हिलाया। उसे खुशी नहीं हुई। हर नया नाम उसे यह याद दिलाता था कि उसके पिता केवल एक आदमी से नहीं, पूरी मिलीभगत से कुचले गए थे। छोटे कर्मचारियों के बयान सबसे अधिक दर्दनाक थे। एक तकनीशियन ने बताया कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने देवेंद्र का समर्थन किया तो उसके भाई की नौकरी रुक जाएगी। एक क्लर्क ने स्वीकार किया कि उसने बदली हुई तारीख टाइप की थी।
क्योंकि उसके बच्चे का इलाज चल रहा था और वह नौकरी खोने से डर गया था। अनन्या हर बयान सुनती, लिखती और भीतर से टूटती। वह जानती थी कि डर अपराध को जन्म देता है, मगर यह भी जानती थी कि डर को कारण मानकर पीड़ितों का जीवन वापस नहीं लौटाया जा सकता। राघव को जब उन बयानों की प्रतियां दिखाई गईं, तो उसका चेहरा बुझ गया। उसने कहा कि वह अकेला दोषी नहीं था। अजय मेहता ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, कानून में साझा अपराध से व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम नहीं होती। अनन्या ने उस क्षण देखा कि राघव की आंखों में पहली बार बचने की इच्छा और सच स्वीकारने की इच्छा टकरा रही थी। मनुष्य का पतन एक दिन में नहीं होता और उठना भी एक क्षण में नहीं होता। वह भीतर से फटा हुआ आदमी लग रहा था, पर उस फटने में भी न्याय की शुरुआत हो सकती थी। चौथे दिन देवेंद्र की हालत गंभीर बताई गई। दादी ने फोन पर रोते हुए कहा कि डॉक्टरों ने परिवार को पास रहने को कहा है। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। जांच, फाइल, बयान, मीडिया सब एक पल में धुंधले हो गए। उसने अजय मेहता से बनारस जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने तुरंत कहा कि वह जाए, पर फाइलों की सुरक्षा के लिए डिजिटल हस्ताक्षर लेकर निकले। अनन्या ने हर जरूरी दस्तावेज जमा किया। रामखिलावन का हाथ पकड़ा और कहा, काका, अब डरना मत। बूढ़े ने कहा, अब डरूंगा तो मिश्रा जी की आंखों में कैसे देखूंगा। राघव ने भी बनारस जाने की अनुमति मांगी। अजय मेहता ने कहा कि वह आधिकारिक रूप से यात्रा कर सकता है, पर जांच से भागने की शर्त पर नहीं। राघव ने लिखित रूप से सहयोग का आश्वासन दिया। अनन्या ने विरोध नहीं किया, पर उसने स्पष्ट कहा कि वह उसके साथ यात्रा नहीं करेगी। राघव ने सिर हिलाया। उसने शायद पहली बार समझा कि क्षतिग्रस्त विश्वास को दूरी चाहिए। आरव ने मां की देखभाल के लिए अस्पताल में रहने का निर्णय लिया, मगर उसने पिता से कहा, वहां आदमी बनकर जाइएगा, प्रबंधक बनकर नहीं। यह वाक्य राघव के भीतर उतर गया। बनारस लौटती ट्रेन में अनन्या खिड़की से बाहर देखते हुए मां को याद करती रही। खेत, छोटे स्टेशन, चाय बेचते बच्चे, मंदिरों के शिखर और धूल से भरे कस्बे गुजरते गए। उसे लगा कि भारत की आत्मा इन्हीं चेहरों में छिपी है, थकी हुई, अपमानित, फिर भी आशा से चिपकी हुई। उसने पिता की घड़ी निकाली। कांटे अब भी रुके थे। उसने उसे कान से लगाया, जैसे शायद भीतर से टिक टिक सुनाई दे। कुछ नहीं था। फिर भी उसे लगा कि घड़ी चुप नहीं, प्रतीक्षा कर रही है। अस्पताल पहुंचते ही दादी ने उसे सीने से लगा लिया। देवेंद्र बिस्तर पर बहुत कमजोर पड़े थे। उनका चेहरा पीला था, पर आंखें अनन्या को देखते ही चमक उठीं। वह उनके पैरों के पास बैठ गई और फाइल से कुछ प्रतियां निकालकर बोली, बाबा, आपका नोट मिल गया। आपकी असली रिपोर्ट मिल गई। जिन लोगों ने बदला, उनके नाम खुल रहे हैं। देवेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथ से बेटी का सिर छुआ। सावित्री को बता देना। उन्होंने कहा कि मैं झूठा नहीं मरा। अनन्या फूट पड़ी। आप मरने की बात क्यों करते हैं बाबा? अभी बहुत कुछ बाकी है। देवेंद्र ने हल्की मुस्कान से कहा, मनुष्य सब कुछ पूरा करके नहीं जाता बेटी। कुछ काम अगली पीढ़ी के हाथ छोड़ना भी ईश्वर की रीति है। दादी ने गीता का छोटा पाठ शुरू कर दिया। कमरे में दवा की गंध, बूढ़ी आवाज का कंपन और बेटी की रुलाई मिलकर ऐसी पीड़ा बना रहे थे जिसे शब्द सह नहीं पा रहे थे। देवेंद्र ने आंखें बंद की, पर उनकी उंगलियां अनन्या की हथेली पकड़े रहीं। शाम को राघव अस्पताल पहुंचा। वह दरवाजे के बाहर काफी देर खड़ा रहा। उसके हाथ में कोई फूल नहीं था, कोई महंगा उपहार नहीं, केवल एक लिफाफा और झुकी हुई आंखें थीं। अनन्या ने उसे भीतर आने दिया, पर कमरे में एक कठोर मौन फैल गया। देवेंद्र ने उसे पहचानने में कुछ क्षण लिए, फिर उनकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द लौट आया। राघव उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने कहा, मिश्रा जी, मैंने आपको धोखा दिया। मैंने आपका सच दबाया। मेरी वजह से आपका घर टूटा। यह कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। देवेंद्र ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। राघव का सिर झुका रहा। अंततः देवेंद्र ने धीमे स्वर में पूछा, जब तुमने मेरी बेटी की उम्र की ओर देखकर मुझे डराया था, तब क्या तुम्हें अपने बेटे की उम्र याद नहीं आई? यह प्रश्न सुनकर राघव रो पड़ा। उसने कहा,
मैंने उस समय केवल अपनी उन्नति देखी। मैं अंधा था। देवेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। अंधा आदमी रास्ता भूल सकता है, उन्होंने कहा, पर जिसने दूसरे को खाई में धकेला हो उसे अंधापन नहीं, अपराध कहते हैं। कमरे में कोई सांस तक न ले पाया। राघव ने लिफाफा खोला। उसमें उसकी हस्ताक्षरित पूर्ण स्वीकारोक्ति थी, जिसमें उसने रिकॉर्ड बदलने, देवेंद्र पर दबाव डालने और बाद की जांच में सच छिपाने की अपनी भूमिका विस्तार से लिखी थी। उसने वह कागज अनन्या को दिया। मैंने इसे समिति को भी भेज दिया है, उसने कहा। अब जो दंड होगा स्वीकार करूंगा। अनन्या ने कागज पढ़ा। यह वही क्षण था जिसके लिए उसने वर्षों तपस्या की थी, पर उसे विजय नहीं, भारी शोक महसूस हुआ। सच सामने था, मगर मां की चिता, पिता की बीमारी और बचपन की हानि वापस नहीं आ सकती थी। देवेंद्र ने राघव से कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, यह मेरे भीतर अभी संभव नहीं, पर मैं अपनी बेटी को नफरत की विरासत देकर नहीं जाना चाहता। उन्होंने अनन्या की ओर देखा। बेटी, न्याय लेना, पर अपने हृदय को जेल मत बनाना। अनन्या की आंखों से आंसू बहते रहे। राघव ने देवेंद्र के पैरों को छूने की कोशिश की, पर देवेंद्र ने पैर खींच लिए। पैर मत छुओ, उन्होंने कहा। यदि सच में पश्चाताप है तो उन कर्मचारियों के सामने खड़े होना जिन्हें तुमने डराया। गरीब का पैर छूना आसान है, उसका अधिकार लौटाना कठिन। उस रात गंगा किनारे अनन्या अकेली गई। शहर में आरती समाप्त हो चुकी थी, पर दीपक अभी भी पानी पर तैर रहे थे। उसने मां की स्मृति में एक छोटा दिया जलाया और मन ही मन कहा कि बाबा का नाम लौटने लगा है। हवा में अगरबत्ती, नदी और पुराने समय की गंध थी। उसे लगा कि सावित्री कहीं इसी अंधेरे में खड़ी होकर बेटी को देख रही हैं। उसने पहली बार अपने भीतर राघव के लिए दया की हल्की छाया महसूस की, पर उसने उसे क्षमा का नाम नहीं दिया। दया और क्षमा अलग यात्राएं हैं। सुबह अनन्या ने अजय मेहता को राघव की पूर्ण स्वीकारोक्ति भेजी। समिति ने तुरंत देवेंद्र मिश्रा के मामले को आधिकारिक पुनर्विचार में डाल दिया और राघव सहित संबंधित लोगों पर आपराधिक जांच की सिफारिश तैयार की। साथ ही अनन्या के प्रस्ताव पर गवाह, संरक्षण, कर्मचारी, सुरक्षा प्रशिक्षण और स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की विशेष व्यवस्था घोषित हुई। जब यह खबर अस्पताल पहुंची, देवेंद्र ने आंखें खोलकर बहुत धीमे मुस्कुराया। अब घड़ी चल पड़ेगी, उन्होंने कहा। अनन्या ने पिता की बंद घड़ी उनकी हथेली पर रख दी। कांटे अब भी रुके थे, पर कमरे में समय बदल चुका था। आधिकारिक पत्र जब अस्पताल पहुंचा, तब बनारस में दोपहर की धूप खिड़की की सलाखों पर ठहर गई थी। देवेंद्र मिश्रा का नाम पुनर्विचार के बाद निर्दोष घोषित किया गया था और पुराने निलंबन आदेश को अन्यायपूर्ण मानते हुए निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अनन्या ने पत्र पिता के सामने खोला, पर शब्द पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज टूट गई। दादी शांताबाई ने कांपते हाथों से गंगाजल छिड़का और सावित्री की तस्वीर के सामने दिया जलाया। कमरे में कोई उत्सव नहीं था, केवल लंबी प्रतीक्षा के बाद खुली हुई एक मौन रुलाई थी। देवेंद्र ने पत्र अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व नहीं, थकान से भरी शांति थी। देखा सावित्री, उन्होंने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, तेरा आदमी झूठा नहीं था। अनन्या उनके पास बैठ गई और उनका हाथ सहलाने लगी। उसे लगा कि न्याय जब बहुत देर से आता है तो वह फूलों की माला नहीं, राख पर रखी तुलसी की पत्ती जैसा होता है। वह पवित्र होता है, पर उसमें खोया हुआ समय वापस नहीं आता। देवेंद्र मुस्कुराए, मगर उनकी सांसों की लड़ाई अब हर क्षण कठिन होती जा रही थी। 3 दिन बाद देवेंद्र को घर ले आया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंतिम सांस अस्पताल की मशीनों के बीच नहीं, गंगा की हवा में लेना चाहते हैं। छोटे घर की दीवारें, जिनमें वर्षों तक अपमान की नमी भरी रही थी, उस दिन जैसे उन्हें पहचानकर रो पड़ी। पड़ोसी, जो कभी फुसफुसाकर नाम लेते थे, अब दरवाजे पर झुकी आंखों से खड़े थे। किसी ने फल लाए, किसी ने दूध, किसी ने क्षमा मांगने की कोशिश की। दादी ने सबको भीतर नहीं आने दिया। सम्मान भी समय पर देना चाहिए, उन्होंने कहा। बहुत देर का पछतावा भीड़ बन जाता है। राघव भाटिया भी उस शाम बनारस पहुंचा। उसके साथ कोई सुरक्षा, कोई चमकदार गाड़ी, कोई पद का परिचय नहीं था। वह सफेद सादा कुर्ता पहने
हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला लिए दरवाजे पर खड़ा रहा। अनन्या ने उसे भीतर आने में देर लगाई, क्योंकि उसके मन में अब भी सावित्री की मृत्यु का धुआं उठता था। फिर पिता की बात याद आई कि हृदय को जेल नहीं बनाना। उसने दरवाजा खोला और केवल इतना कहा, यह घर अब सच जानता है, भीतर झूठ लेकर मत आइएगा। राघव ने सावित्री की तस्वीर के सामने थैला खोला। उसमें कोई महंगी चीज नहीं थी, केवल वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें देवेंद्र युवा इंजीनियर के रूप में मुस्कुरा रहे थे, और उसकी पूरी लिखित स्वीकारोक्ति की प्रति थी। उसने दोनों वस्तुएं तस्वीर के नीचे रखीं और हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। बहन जी, वह फुसफुसाया, मैंने आपका घर उजाड़ा। मैं क्षमा का अधिकारी नहीं, दंड का पात्र हूं। अनन्या दूर खड़ी सुनती रही। उसे लगा कि किसी अपराधी का टूटना भी न्याय का अंत नहीं, बल्कि समाज के सामने रखा कठिन प्रश्न है। देवेंद्र ने उसे पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री अंतिम स्टेशन की घोषणा सुन रहा हो। राघव, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देखकर क्रोध महसूस करना चाहता हूं, पर शरीर में अब क्रोध की ताकत नहीं बची। राघव रो पड़ा। देवेंद्र ने आगे कहा, मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया, पर मैं तुम्हें अपने पाप को पूरा देखने का अवसर देता हूं। जिन लोगों को तुमने डराया, उनके बच्चों की शिक्षा में मदद करना। जिन कागजों को तुमने बदला, अब जीवन भर सच लिखना। यह वाक्य राघव के लिए अदालत के दंड से भी भारी था। उसने जमीन पर बैठकर सिर झुका लिया। बाहर गली में शंख की आवाज आई। शायद किसी घर में संध्या आरती हो रही थी। देवेंद्र ने अनन्या की ओर देखा। बेटी, इसे घृणा मत देना। कानून अपना काम करेगा, तू अपना काम कर। अनन्या ने पिता का हाथ पकड़ लिया। वह समझ रही थी कि पिता उसे राघव से अधिक उसके अपने भीतर की आग से बचा रहे हैं। न्याय की लौ और नफरत की आग में अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, पर उसी अंतर में मनुष्य बचता है। अगले दिन देवेंद्र की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। दादी ने गीता खोली और दूसरा अध्याय पढ़ने लगी। अनन्या ने पिता का सिर अपनी गोद में रखा। खिड़की से गंगा की हवा आ रही थी और दूर मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। देवेंद्र ने बंद घड़ी मांगी। अनन्या ने उसे उनकी हथेली पर रखा। उन्होंने कांपते अंगूठे से उसके शीशे को छुआ और मुस्कुराए। समय लौटता न, उन्होंने कहा, पर सत्य उसे अर्थ दे देता है। फिर उन्होंने सावित्री का नाम लिया। अनन्या की उंगलियां दबाईं और उनकी सांसें शांत हो गईं। उनके जाने के बाद घर में कोई चीख नहीं उठी। पहले एक गहरा मौन फैला, फिर दादी की करुण आवाज टूटकर निकली। अनन्या ने पिता की छाती पर सिर रखा और महसूस किया कि वह आदमी जिसने जीवन भर मशीनों की सुरक्षा देखी, अपने ही सम्मान की मरम्मत होते होते चला गया। घाट पर उनकी चिता जली तो राघव भी दूर खड़ा रहा, भीड़ से अलग, सिर झुकाए। किसी ने उसे रोका नहीं, पर किसी ने उसे अपनाया भी नहीं। कर्म का दंड कई बार यही होता है कि आदमी शोक में उपस्थित हो, पर सांत्वना का अधिकारी न रहे। अस्थि विसर्जन के दिन गंगा शांत थी। अनन्या ने पिता की अस्थियां जल में छोड़ी तो उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ धीरे धीरे पानी में घुल रहा है। दादी ने कहा, अब तेरे बाबा मुक्त हुए। अनन्या ने जल को छुआ और मन ही मन मां से कहा कि बाबा लौट आए हैं। उसी क्षण उसके भीतर एक निर्णय पूर्ण रूप से आकार लेने लगा। वह केवल न्याय पत्र को दीवार पर टोंक कर नहीं बैठेगी, वह उन बच्चों के लिए रास्ता बनाएगी जिनके पिता सच बोलते हैं, पर उनके पास प्रभावशाली नाम नहीं होता। यही देवेंद्र और सावित्री की सच्ची स्मृति होगी। महीनों तक जांच चलती रही। राघव ने अपने पद से इस्तीफा दिया, पासपोर्ट जमा किया और समिति के सामने नियमित रूप से उपस्थित होता रहा। पुराने ठेकेदारों के खाते खुले, कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को नोटिस मिले और कुछ नाम ऐसे निकले जिनका प्रभाव अब भी मजबूत था। मीडिया ने कुछ दिन सनसनी बनाई, फिर नई खबरों की ओर बढ़ गया, पर अनन्या जानती थी कि असली परिवर्तन कैमरों के जाने के बाद शुरू होता है। उसने हर बयान, हर गवाह और हर छोटे कर्मचारी की सुरक्षा पर नजर रखी। रामखिलावन अब पहले से सीधा चलने लगा था। मीरा धीरे धीरे स्वस्थ हुई, पर उसका चेहरा स्थायी पछतावे से शांत हो चुका था। उसने अनन्या को पत्र लिखा कि वह सावित्री के नाम पर बनने वाले किसी भी कार्य में गुमनाम सहयोग देना चाहती है। अनन्या ने उत्तर देने में कई दिन लगाए। अंततः उसने लिखा कि सहायता स्वीकार होगी,
पर नाम केवल दानदाता का नहीं, सत्य का रहेगा। आरव ने बनारस में गरीब कर्मचारियों के परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने शुरू किए। अनन्या ने उसे धन्यवाद नहीं कहा, पर जब पहली बार दादी ने उसके हाथ से दवा ली, तो शायद संबंधों की बर्फ में एक बालू सी दरार पड़ी। 1 वर्ष बाद लखनऊ हवाई अड्डे के बाहर एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खुला। उसका नाम था सावित्री उड़ान सेवा केंद्र। वहां गरीब परिवारों के बच्चों को विमानन सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, तकनीकी अनुशासन और नागरिक अधिकारों की शिक्षा दी जाती थी। प्रवेश द्वार पर देवेंद्र मिश्रा की तस्वीर लगी थी, पर तस्वीर के नीचे कोई लंबी प्रशंसा नहीं, केवल एक वाक्य लिखा था, सुरक्षा का पहला नियम सच है। उद्घाटन में बड़े नेता बुलाए गए थे, पर अनन्या ने मंच पर सबसे पहले राम खिलावन को बुलाया। बूढ़े सफाई कर्मी ने फीता काटते समय रोते हुए कहा कि आज झाड़ू पकड़ने वाले हाथ ने आकाश को छू लिया। राघव उद्घाटन में आया, पर पीछे खड़ा रहा। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि केंद्र के लिए उसकी संपत्ति का एक हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के बाद दान में जाएगा, यदि समिति अनुमति दे। भीड़ ने तालियां नहीं बजाईं। यह अच्छा था। हर प्रायश्चित को सम्मान नहीं चाहिए, कई बार केवल अवसर चाहिए। अनन्या ने उसे मंच पर नहीं बुलाया, पर कार्यक्रम के बाद उसके पास जाकर कहा, आज आपने बोलकर नहीं, चुप रहकर ठीक किया। राघव ने सिर झुका लिया। मैं अभी सीख रहा हूं, उसने कहा। अनन्या ने उत्तर दिया, सीखना ही शायद दंड का पहला फल है। केंद्र में पहली कक्षा के दिन अनन्या ने बच्चों से पूछा कि विमान क्यों उड़ता है। किसी ने कहा इंजन से, किसी ने कहा पायलट से, किसी ने कहा पेट्रोल से। वह मुस्कुराई और बोली, विमान भरोसे से उड़ता है। इंजन, पायलट, ईंधन, सफाई, रखरखाव, टिकट, सुरक्षा, सब भरोसे की अलग अलग डोरियां हैं। एक डोरी झूठी हो जाए तो पूरी उड़ान कांपती है। बच्चों ने उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी, पर उनकी आंखों में चमक थी। उसी चमक में अनन्या को अपना खोया बचपन कहीं दूर से हाथ हिलाता दिखाई दिया। दादी शांताबाई अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। वे अक्सर केंद्र के आंगन में बैठती और बच्चों को कर्म की कहानियां सुनाती। वे कहती, कर्म सजा देने वाला पुलिस वाला नहीं, खेत में बोया हुआ बीज है। जैसा बोओगे वैसा उगेगा, पर याद रखना, दूसरे के कांटे देखकर अपने हाथ में भी कांटा मत बोना। बच्चे हंसते, कुछ समझते, कुछ नहीं। अनन्या दरवाजे से उन्हें देखती और महसूस करती कि दादी ने उसे जीवन भर इसी संतुलन में पाला था। सत्य कठोर हो, पर हृदय सूखा न हो। कई बार रात में अनन्या पिता की बंद घड़ी खोलकर देखती। एक दिन केंद्र के एक छात्र ने, जो घड़ियां ठीक करना जानता था, उसे सावधानी से मरम्मत करने की विनती की। अनन्या पहले हिचकिचाई, फिर घड़ी उसे दे दी। 2 दिन बाद लड़का उसे लौटाकर बोला, मैडम अब चलती है। जब अनन्या ने घड़ी कान से लगाई तो भीतर हल्की टिक टिक सुनाई दी। वह आवाज छोटी थी, पर उसके लिए किसी शंखनाद से कम नहीं। उसने घड़ी को सावित्री और देवेंद्र की तस्वीरों के बीच रख दिया। रुका हुआ समय सचमुच चल पड़ा था। वर्ष के अंत में अंतिम रिपोर्ट आई। देवेंद्र मिश्रा को पूरी तरह निर्दोष घोषित किया गया। परिवार को मुआवजा मिला और संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की सिफारिश लागू हुई। राघव को दंडित प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, पर उसने अपील में झूठी सफाई नहीं दी। उसने समिति के सामने कहा कि कानून जो उचित समझे वह स्वीकार करेगा। यह सुनकर अनन्या को कोई करुण विजय नहीं हुई, केवल गहरी थकान के बाद आई हुई स्पष्टता महसूस हुई। न्याय का अर्थ अपराधी का नष्ट होना नहीं, सत्य का दर्ज होना है, ताकि अगला गरीब आदमी अकेला न पड़े। उसी शाम अनन्या गंगा घाट गई। सूर्य डूब रहा था और पानी पर केसरिया रंग बिखरा था। उसने एक दीपक जलाया, एक मां के लिए, एक पिता के लिए, एक अपने बचपन के लिए और एक उन लोगों के लिए जो डर के कारण चुप रहे पर अंततः सच तक लौटे। हवा में आरती की धुन थी। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं। उसे लगा कि सावित्री की हथेली उसके सिर पर है और देवेंद्र की आवाज कह रही है कि उड़ान भरोसे से चलती है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार उनमें केवल शोक नहीं,
मुक्ति भी थी। कभी कभी लोग अब भी उससे पूछते कि उस दिन हवाई अड्डे का मैनेजर उसके सामने क्यों झुक गया था। अनन्या मुस्कुराकर कहती, वह मेरे सामने नहीं झुका था, सच के सामने झुका था। फिर कोई पूछता कि उसने उसके बाद क्या किया, वह उत्तर देती, मैंने कोशिश की कि उसका झुकना केवल तमाशा न रहे, किसी और की रीढ़ सीधी करने का कारण बने। यह कहते समय उसकी आवाज में गर्व नहीं, प्रार्थना होती, क्योंकि उसने जीवन से यही सीखा था कि कर्म लौटता है, पर मनुष्य चाहे तो लौटे हुए कर्म से करुणा भी उगा सकता है। रात गहराने लगी। घाट पर दीपक दूर बहते गए, जैसे छोटे छोटे सत्य अंधेरे पानी में रास्ता बना रहे हों। अनन्या ने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। पीछे गंगा बह रही थी, सामने शहर की गलियां थीं, और उसके भीतर अब कोई अधूरा प्रतिशोध नहीं था। दर्द था, स्मृति थी, जिम्मेदारी थी, पर हृदय में वह कड़वाहट नहीं बची थी जो आत्मा को कैद कर लेती है। उसने आकाश की ओर देखा। शायद पिता की कोई अदृश्य उड़ान वहां सुरक्षित उतर चुकी थी।